हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल बिग गन प्रशस्ति। ओके गाइस, सो सभी दोस्तों को, सभी विद्यार्थियों को, सभी प्यारे बच्चों को फिर से वेलकम करते हैं। ओके, आशा करते हैं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे हो और पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो। ठीक है। और दोस्तों, कल रक्षाबंधन था और सभी ने बहुत इंजॉय किए होंगे, ये उम्मीद करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो फिर पढ़ने का टाइम भी आ गया है आप लोगों का पढ़ने का टाइम भी आ गया है दोस्तों। एंड इसी वजह से दोस्तों एक पूरा कंप्लीट रिवीजन चैप्टर लेके आए हैं। ठीक है, पूरा कंप्लीट रिवीजन होगा इस क्लास में, बहुत अच्छे तरीके से सारा कॉन्सेप्ट डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। बहुत धैर्य बनाए रखा, क्लास में पूरा अच्छे तरीके से धैर्य को बनाए रखना है, सारा चीज को नोट डाउन करना है, बहुत अच्छे तरीके से सभी को सुनना है, कॉन्सेप्ट क्या बताया जा रहा है। राइट। तो दोस्तों चैप्टर जो कि बहुत बच्चों का दिक्कत होता है उसमें, इसी वजह से ये चैप्टर को एकदम पूरा एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जितना भी कुछ है एकदम फर्स्ट टू एंड तक। ठीक है, सारा चीज एकदम बहुत अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, हर टॉपिक जो है कवर करेंगे। ठीक है, सो बात करेंगे आज की लेक्चर में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जी हाँ दोस्तों, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कि आप लोगों का क्लास 10 के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के ऊपर आज की वीडियो बनाएंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं और ऐसे ही हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो बस अपने पास पेपर, पेन और एक वाटर बॉटल लेके बैठ जाओ, पूरा जर्नी कंप्लीट करना है। ठीक है, चलो उड़ान भरते हैं इस जोश भरी ताबड़तोड़ क्लास की, बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, ये विश्वास रखो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एकदम पहला काम जो करना है आप लोगों को, यहां पर हेडिंग लगाओ, अपने कॉपी में हेडिंग लगाओ कि कंप्लीट रिवीजन ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बस एक ही वीडियो देख लो, चैप्टर कंप्लीट, कुछ नहीं छोड़ेंगे इसमें। ठीक है, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चलो हेडिंग लगा लिए। अब देखो धीरे धीरे हम लोग बात करना शुरू करते हैं, अपना लेक्चर का कंटेंट जो भी है। ठीक है, तो एक बात बताओ आप लोग कि कार्बन जो है वो कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हम लोगों के लिए, क्यों है इतना इंपॉर्टेंट? कार्बन को एक वर्सटाइल एलिमेंट क्यों बोला जाता है? अपने आप से सवाल करो, पूछो खुद से कि कार्बन, ऐसा कार्बन एलिमेंट में क्या है भाई कि कार्बन को एक वर्सटाइल एलिमेंट का दर्जा दिया जा रहा है? क्या है बात कार्बन के पास? तो व्हाई कार्बन अ वर्सटाइल एलिमेंट, कार्बन अ वर्सटाइल एलिमेंट। कितना इंपॉर्टेंट बात ये है, देखो क्यों कार्बन को दोस्तों एक वर्सटाइल एलिमेंट की दर्जा दिया जा रहा है। समझ में आ रहा है? पहला बात तो ये सर कि जो भी चीजें हम लोग यूज करते हैं सुबह से लेके एकदम शाम तक, राइट, तो मतलब जो भी चीज यूज कर रहे हैं हम लोग डेली लाइफ में हर दिन, मैक्सिमम देखो आप लोग कि कार्बन से बना होता है। जो भी चीजें हम लोग खा रहे हैं, चावल वगैरह देख लो, ठीक है, उसमें भी कार्बन आता है। जो मेडिसिन वगैरह यूज करते हैं उसमें भी कार्बन एज ए कंपाउंड, एज ए एलिमेंट प्रेजेंट रहता है। जो बाइक ड्राइव करने के लिए जो फ्यूल की रिक्वायरमेंट हो रहा है वो भी कार्बन का ही बना हुआ कंपाउंड है। जो डाई यूज करते हैं रंग कलर करने के लिए उसमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है, राइट। जो सोप, डिटर्जेंट वगैरह यूज करते हैं क्लीनिंग एजेंट के हिसाब से उसमें भी कार्बन रहता है। ये जो कॉपी में आप लोग लिख रहे हो इसमें भी कार्बन प्रेजेंट है। तो मतलब कार्बन चारों ओर जिधर देखो उधर ही कार्बन प्रेजेंट है।
ऐसा लग रहा है ना। तो दोस्तों यही चीज है ना कि कार्बन का यूज ही इतना है, सब सेक्टर को जो है वो कवर कर रहा है। देखो हर तरफ, चाहे जो डेली यूज में हम लोग जो भी सामान यूज कर रहे हैं, डेली यूजेज में जो भी यूज आता है हम लोग का, डेली जो भी यूज करते हैं, राइट, डेली का जो भी हम लोग आर्टिकल्स वगैरह यूज करते हैं, सब में ये चीज आता है। फिर अगर बात करते हैं फ्यूल के हिसाब से, तो फ्यूल में भी देखो भर भर के क्या है, कार्बन है। कोल देखो ना भाई, एकदम कार्बन का ही जो है वो उसमें मैक्सिमम परसेंटेज रहता है। केरोसिन देख लो, पेट्रोल देख लो, डीजल देख लो, राइट। अब देखो जो खाने का चीज है, राइट, फूड आइटम्स, तो फूड आइटम्स में भी क्या होता है, ये कार्बन एज ए एलिमेंट प्रेजेंट होता है। जो क्लींजिंग एजेंट होता है, सोप, डिटर्जेंट, जिसमें भी क्या होता है, ये कार्बन का कंपाउंड होता है। जो मेडिसिन वगैरह होता है, विटामिन, ठीक है, उसके बाद प्रोटीन की बात करें तो ये सब क्या है, आपका कार्बन का बनाया हुआ एलिमेंट, मतलब कार्बन एज ए एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होता है। समझ में आ रहा है कि क्यों इतना इंपॉर्टेंस है इस कार्बन को, क्यों इसको वर्सटाइल बोला जाता है। जो क्लॉथ यूज करते हैं हम लोग, वो भी कार्बन का बना होता है। डाई जो होता है वो भी होता है। तो बहुत सारा चीज लिख सकते हो, यहां पर पूरा बोर्ड कंप्लीट हो जाएगा, फिर भी कार्बन का यूज आप लोग लिख के खत्म नहीं कर सकते, इतना सारा यूज है कार्बन। तो बस अगर आता है एग्जाम में तो बता सकते हो कि व्हाई दिस कार्बन इज अ वर्सटाइल एलिमेंट, क्यों हम लोग वर्सटाइल एलिमेंट बोलते हैं इसको। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब कार्बन का बना होता है, सब में कार्बन होता है। हम में कार्बन है, आप में कार्बन है, कोई भी एनिमल्स में देख लो, सब में कार्बन प्रेजेंट है। जो मछली खाते हो आप लोग, उसमें भी क्या है, कार्बन प्रेजेंट है। तो ऑल लिविंग बींग्स, ऑल लिविंग, ये बात क्लियर होगी आप लोगों का कि क्यों जो है कार्बन को हम लोग एज ए वर्सटाइल एलिमेंट के हिसाब से बात करते हैं। चलो ये चीज कंप्लीट हो गया। अब देखो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आयोनिक कंपाउंड्स के ऊपर। बहुत आराम से पढ़ेंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस इस कंप्लीट क्लास को कर लो, इस चैप्टर का नैया तो पार ही हो जाएगा आप लोग। देखो आयोनिक कंपाउंड्स को अगर बात करते हैं तो आप लोग एक आयोनिक कंपाउंड्स का एग्जांपल बताओ, तो उसमें से चीजों को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सर आयोनिक कंपाउंड्स जब भी याद करते हैं तो एक ही चीज का दिमाग में आता है, NaCl। अब देखो दोस्तों, सोडियम क्लोराइड को लेके आयोनिक कंपाउंड्स को हम लोग समझ सकते हैं कि आयोनिक कंपाउंड्स को बनने के लिए क्या चाहिए। देखो एक एनायन और एक कैटायन दोनों चाहिए, Na+ और Cl-, यानी कि एक मेटल कैटायन और एक नॉन मेटल क्या चाहिए, एक नॉन मेटल एनायन, लाइक दिस। मतलब हालांकि और भी बहुत सारा चीजें हो सकता है जहां पर आयोनिक कंपाउंड बनेंगे, लेकिन नॉर्मली हम लोग देखेंगे कि आयंस तो प्रेजेंट रहेगा भाई। ये तो इंपॉर्टेंट है कि आयंस प्रेजेंट होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आयंस प्रेजेंट रहेगा। और ये आयोनिक कंपाउंड्स जो है ये कब आयंस फॉर्म करेंगे, ऐसा ना जब ये पानी में डिजॉल्व हो जाएगा, राइट। ये जब वाटर में सॉल्युबल होंगे तब ये क्या करेंगे, आयंस प्रेजेंस, आयंस का जो है प्रेजेंस दिखाएंगे। और एक और भी बात हो सकता है कि ये लोग अगर मोल्टेन स्टेट में भी रहा, ये लोग अगर मोल्टेन स्टेट में भी रहा, आप अगर सोडियम क्लोराइड को लेके मोल्टेन स्टेट बना दो, यानी कि विदाउट पानी उसको गीला कर दो गर्म करके, ठीक है, तो मोल्टन स्टेट हो जाता है। तो उसमें भी क्या होगा, वो आयन का प्रेजेंस दिखेंगे। और एक देखो, और एक बात क्या है आयनिक कंपाउंड्स को लेके कि आयनिक कंपाउंड्स को गर्म करोगे तो इतना ज्यादा गर्म करना होगा, इतना ज्यादा गर्म करना होगा, उसके बाद वो
मतलब उन लोगों के बीच में जो बॉन्डिंग इंटरेक्शन है ना, आयोनिक इंटरेक्शन, उसके बाद वो टूटेंगे एंड देन इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड। मतलब बहुत ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होता है जब आयनिक कंपाउंड्स को तोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से आप लोग इस पॉइंट को मेंशन कर सकते हो आयनिक कंपाउंड्स में कि सर यहां पर इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। राइट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। सभी बच्चों को ये पॉइंट क्लियर हो गया कि मेल्ट करना है उसको, उसका फेज को सॉलिड से लिक्विड बनाना है, तो ये चीज यहां पर दिक्कत करेंगे, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट यहां पर चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। अब देखो और एक सवाल आ रहा है दिमाग में कि सर ये मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा क्यों होता है। देखो जब ये आयन इन्वॉल्व होता है ना, तो आयंस के बीच में जो इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ज्यादा होता है, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, ये जो एनायन कैटायन के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है इंटरेक्शन। इसी वजह से क्या होता है कि इन लोगों को अलग करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी का जो है रिक्वायरमेंट यहां पर होता है। समझ में आ रहा है बात, क्लियर हो रहा है चीजें, राइट। तो आयोनिक कंपाउंड्स का कैरेक्टरिस्टिक आप लोग समझ पाओगे, यहां पर आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं ये लोग, आयोनिक बॉन्ड से ये चीज बनता है ऑब्वियसली। नेक्स्ट देखो बात करेंगे कि कार्बन जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है एंड कार्बन किस टाइप का जो है मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, किस टाइप का बॉन्ड फॉर्म करते हैं। हर एक बात को आप लोग पूरा गहराई के साथ सुनो। इसी वजह से दोस्तों आराम आराम से पढ़ा रहे, एकदम कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हम। ठीक है, क्योंकि पता है स्पीड में पढ़ाने से कोई भी फायदा नहीं है। कार्बन क्या है दोस्तों, कार्बन, क्योंकि मेरे को एक चीज पता है, जिन विद्यार्थियों को, जिन बच्चे को पढ़ना है यहां से वो टाइम लेके बैठे, जरूर बैठेंगे, क्योंकि टाइम देना पड़ेगा उन लोगों को कुछ बात, कुछ कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, कुछ चीजें सीखने के लिए। हड़बड़ी में 5 मिनट में वीडियो बना के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बहुत लोग बनाते हैं 5 मिनट में चैप्टर कंप्लीट, कोई फायदा नहीं देख के भी आप लोगों का, क्योंकि कुछ होने वाला नहीं है उसमें। राइट, चलो टाइम लेके बैठे हो, पूरा चीजें समझाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, दिमाग में भी जाएगा, याद करोगे तो याद भी आएगा। राइट, जो नेचुरल तरीके से पढ़ते हैं। तो कार्बन क्या है, कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन दोस्तों क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। अब ये चीज कहां से इसका शुरुआत होता है, देखो कार्बन को कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाना है, ये चीज आप लोग खुद से सवाल करो कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाने में क्यों प्रेफरेंस दिखाते हैं, व्हाई नॉट आयोनिक बॉन्ड। देखो तो एक चीज हम लोग यहां समझ सकते हैं कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले पता करो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर ये क्या होता है, हम लोगों को तो कार्बन का सिंबल पता है और एटॉमिक नंबर पता है, इससे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालें। देखो आप लोग ऑलरेडी पढ़े हो कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, एटॉमिक नंबर 6। उसी 6 को यहां पर के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रख दो और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन रख दो, और ये जो बाहर का मतलब एल सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। राइट, और जब ये पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में, कोई भी एलिमेंट कार्बन को छोड़कर बहुत सारा और भी एलिमेंट है जो जिसमें बाहर में रहने वाला इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान। राइट, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन जो होता है एक्टिव होते हैं, रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखो यहां पर कार्बन के पास 2 चॉइस है, क्योंकि जब कोई भी कंपाउंड बनाते हैं तो एलिमेंट जो होता है ना, उस एलिमेंट का एक ही टारगेट होता है कि जब वो कंपाउंड बना, मतलब उसमें से कुछ कंपाउंड्स बने तो उसमें क्या होना चाहिए, उस एलिमेंट का ऑक्टेट और डुप्लेट फुलफिल होना चाहिए। तो यहां पर तो डुप्लेट की बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे ऑक्टेट की यहां पर, क्योंकि बाहर का जो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना वो नोबेल गैस जैसा होना चाहिए। और यू कैन से कि जो एलिमेंट नोबेल गैस जो एलिमेंट है इसके आसपास में, उसकी तरह इसका जो है इलेक्ट्रॉन नंबर होना चाहिए। इस हिसाब से वो लोग बॉन्डिंग करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन लॉस गेन करते हैं उस हिसाब से। राइट,
नहीं समझ में आया? तो अभी समझ में आ जाएगा। देखो ये जो 4 है, इस 4 को 8 बनाना है। इस 4 को क्या बनाना है? 8 बनाना है। ये हो सकता है, और अगर डुप्लेट बनाए तो भी हो सकता है। जैसे कार्बन दोनों कोशिश करेंगे, लेकिन देखेंगे क्या दिक्कत होने वाला है इसके साथ। तो कार्बन, ये देखो कार्बन जो है ना एक नॉन मेटल है। पहला तो बात ये समझना चाहिए आप लोगों को कि कार्बन जो है नॉन मेटल है। उसके बाद दोनों क्षमता रहता है कि इलेक्ट्रॉन लॉस भी करे और गेन भी करे, होता है ना नॉन मेटल के साथ। लेकिन मेटल अगर होता तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन लॉस ही करेंगे हमेशा, कभी गेन नहीं करेंगे, और ऑक्टेट और डुप्लेट को अचीव कर लेंगे। लेकिन यहां पर देखो क्या होता है। तो अगर मान के चलो आयन, कार्बन जो है आयनिक बॉन्ड फॉर्म करना चाहता है कार्बन, तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने का जो है तरीका, जो रिक्वायरमेंट होता है, वो कार्बन को देना होगा कि हाँ मेरे पास देखो भाई हम आयनिक बॉन्ड करने के लिए तैयार है, तो ये क्राइटेरिया है इसका, तो हम ये क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। जाहिर सी बात है, तो कार्बन के अलाउ कर देंगे, हाँ भाई तो तू चलो अभी तू आयनिक बॉन्ड करने के लिए तैयार है, क्योंकि तुम जो है सेटिस्फाई कर रहे हो क्राइटेरिया। तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए आयंस तो चाहिए, ऑब्वियसली आयंस बनाना पड़ेगा इसको। तो कार्बन आयंस बनाने के लिए अभी जा रहा है, तो कार्बन ने ये सोचा कि मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर है, क्यों ना हम 4 इलेक्ट्रॉन्स मंगा ले बाहर से, तो मेरा ऑक्टेट फुलफिल हो जाएगा। तो कार्बन ने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन्स को मंगा लिए, 1 2 3 4, ऐसे करके 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लिए कार्बन ने, लेके C4- बना लिए किसी तरह। लेकिन ये जो जर्नी था इसका बनाने का, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि पहला बात तो ये है कार्बन के पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद कार्बन और 4 इलेक्ट्रॉन्स को मंगा रहा है, और इसका साइज भी जो है उतना भी बड़ा नहीं है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट कर पाए, और न्यूक्लियस के पास उतना भी चार्ज नहीं है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को, बाहर से आने वाला 4 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ रखे अच्छे से। तो हालांकि अल्टीमेटली ये हो रहा है कि बनाने में इसको बहुत दिक्कत लगा, क्योंकि एक नेगेटिव पहला इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक नेगेटिव चार्ज बनेगा, उसके बाद और नेगेटिव, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन यहां पर मिल जाएगा देखने के लिए, रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा। और इतना ज्यादा रिपल्शन होने के बाद भी अगर बन लिया ये चीज, तो अनस्टेबल हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, ये चीज फिर अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये हम लोग बनाएंगे नहीं, बनाना मतलब ये पॉसिबल नहीं है, रहेगा नहीं। अगर किसी भी तरह आप लोग बना भी लोगे तो इसमें ये रहने वाला नहीं है। तो ये तो नहीं हो रहा है, चलो एनायन तो नहीं बनेगा, टेट्रा वैलेंट एनायन, टेट्रा एनायन होता है ना, ये 4 वैलेंट है, इसमें 4 नेगेटिव माइनस, टेट्रा नेगेटिव कार्बन, टेट्रा नेगेटिव कार्बन, ये चीज समझ में आया। तो चलो ठीक है, ये अगर क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाए आयंस बनाने का, तो वो दूसरा ट्राई किए, क्योंकि हम अगर ये करें कि 4 इलेक्ट्रॉन्स ना लेके हम अब छोड़ देंगे, चलो वो भी ट्राई करते हैं। तो कार्बन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना स्टार्ट किया, दूसरा किए, तीसरा किए, चौथा इलेक्ट्रॉन्स भी छोड़ दिए। ऐसे करके कार्बन ने ये चीज बनाने की कोशिश किया पूरा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स, देखो पहला इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद जो सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो एक पॉजिटिव स्पीसीज के साथ निकलेगा उसके पास से, तो वो भी और भी डिफिकल्ट हो जाएगा, उसको निकालना और भी डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज उस इलेक्ट्रॉन्स को, जो रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है उसको और भी अच्छे तरीके से पकड़ कर रखेंगे, क्योंकि कैटायंस बन रहा है तो साइज भी छोटा हो रहा है, और न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज है वो बढ़ रहा है। तो ये चीज के कारण क्या हो रहा है यहां पर कि ये जो पॉजिटिव चार्ज नेक्स्ट में जो निकलने जा रहे हो आप, कार्बन निकलने जा रहे हैं, वो जो चार्ज जो और भी रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है उसको अगर हटाना चाहते हैं कार्बन, तो और भी ज्यादा मेहनत करना होगा, बहुत ज्यादा। लेकिन वो उसकी बस की बात नहीं है, अगर किसी भी तरह बना भी लिए तो वो स्टेबल नहीं रहेगा, तो ये भी अनस्टेबल रहेगा। ये बात समझ में आया आप लोगों को।
तो कार्बन बेचारा दोनों जो प्रोसेस था आयनिक बॉन्ड बनाने का वो दोनों फेल कर गया, यानी कि ना तो टेट्रा एनायनिक कार्बन बना, ना तो टेट्रा पॉजिटिव कार्बन कैटायंस बना, दोनों में ये फेल कर गया, तो आयनिक कंपाउंड्स नहीं बनेगा यहाँ। तो अगर आयनिक कंपाउंड्स नहीं बनेगा तो कार्बन क्या बॉन्ड नहीं बनाएगा? बॉन्ड तो जरूर बनाएगा, क्योंकि कार्बन इतना सारा जो है कंपाउंड्स प्रेजेंट है, पता है सब कंपाउंड्स के बारे में हम लोगों को कि कार्बन इसमें प्रेजेंट है। हाइड्रोकार्बन देख लो कितना अच्छे से कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड बना के हैं। तो कार्बन ने क्या कर दिया, ऐसा क्या तरीका अपनाए, वो क्या पाथ को चूज किए कि वो आसान तरीके से बॉन्ड बना सके खुद के साथ भी, और एलिमेंट है जो आसपास उसके साथ मिलता जुलता है उसके साथ, जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन। तो बहुत सारा ऐसा है कि कार्बन बहुत सारा एलिमेंट के साथ, अदर्स एलिमेंट के साथ भी बॉन्ड बनाते हैं, राइट। तो ये चीज यहां पर चलेगा। तो कार्बन ने क्या चीज अपनाए, क्या पाथ यहां पर फॉलो किया ना, वो शेयर करना स्टार्ट कर दिए। क्या कर लिया, वो शेयरिंग करना, कि भाई आज से हम इलेक्ट्रॉन्स को निकाले नहीं या इलेक्ट्रॉन्स किसी के पास से छीनेंगे नहीं, हम शेयरिंग करेंगे दूसरों के साथ। क्या करेंगे, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग करेंगे। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से ये बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर लिया कार्बन ने। अगर देखोगे कार्बन के साथ बाहर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कार्बन अगर 4 मान लो कि हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ऐसे करके अगर बॉन्ड बनता है तो 4 बॉन्ड तो बन गया ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से आ रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आ रहा है, तो यहां पर एक बॉन्ड बनेगा। ऐसे 4 बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के साथ बना लिया। जस्ट ये नमूना है, ये एग्जांपल है, ऐसा ही चीजें चलेगा कि कार्बन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के हिसाब से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके ये जो है उसका ऑक्टेट वाला कहानी कंप्लीट करेंगे। यहां पर देखो कार्बन जो है यहाँ CH4 मॉलिक्यूल में ये जो सेंट्रल एलिमेंट के हिसाब से कार्बन बैठा है, इसका यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया, यानी कि ये ऑक्टेट अचीव कर लिया है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे शेयरिंग से ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड यहां पर बनेगा उस बॉन्ड को बोला जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो कि जब इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे ऐसे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है ये शेयरिंग से ये बॉन्ड बना है, तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। तो यानी कि ये चीज आप लोगों के सामने क्लियर हो गया कि कार्बन अभी कोवैलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है। समझ में आ रहा है चीजें, बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आप लोगों के सामने इस चीज को लेके, क्लियर है। तो कार्बन ने उसको राज मिल गया कि हाँ मेरे को कंपाउंड बनाने का जो तरीका है पता चल गया, कोई रोक नहीं सकता। और देखो धड़ाधड़ वो कंपाउंड बनाने लगे, खुद के साथ भी ज्वाइन होने लगा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इतना सारा बॉन्ड बनाए, इतना सारा कंपाउंड बनाए कि देखो मतलब बिलियंस ट्रिलियंस में उसका कंपाउंड्स प्रेजेंट है अभी, ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्ड करके इतना सारा कंपाउंड ये बना लिए। बात क्लियर हो गया। आयनिक और कोवैलेंट के ऊपर चर्चा दोस्तों यहां पर हम लोग कर लिए। अब देखो कार्बन का जो वैलेंसी होता है ना, बोलते ना हम लोग ये मोनोवैलेंट है, डाइवैलेंट है, लाइक, तो कार्बन कौन सा वैलेंट है, कार्बन कौन सा वैलेंट है बताओ, सवाल करो खुद से कि कार्बन कौन सा वैलेंट होना चाहिए। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जस्ट मिटा दिए, नहीं तो आप लोगों को और भी एक बार लिख देते तो समझ में आ जाएगा कि कार्बन कौन सा वैलेंट है। देखो न अगर वैलेंसी की बात करें तो चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, है कि नहीं बताओ, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। और ये 4 जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसी वजह से कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है, टेट्रावैलेंट। यानी कि किसी भी कंपाउंड में चले जाओ, किसी भी कंपाउंड में चले जाओ, कार्बन 4 बॉन्ड जरूर करेगा, 4 बॉन्ड
जरूर करेगा। समझ में आ रही है चीज? ये क्या करेंगे, 4 बॉन्ड बनाएंगे, टेट्रावैलेंट है ये टेट्रावैलेंट है, 4 बॉन्ड बनाएंगे, इसके पास 4 हाथ है, 1 2 3 4। क्लियर हो गया? ऐसे अगर सारा सिंगल बॉन्ड बनाता है तो इस हिसाब से उसका अरेंजमेंट करेंगे हम। समझ में आ रहा है? ऐसे टेट्राहेड्रल के हिसाब से रहता है, 10 डिग्री 28 मिनट्स के हिसाब से इसका बॉन्ड एंगल होगा अगर हम लोग मीथेन मॉलिक्यूल की बात करें। लेकिन कार्बन क्या हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है? कार्बन क्या हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा? नहीं दोस्तों, कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ साथ डबल ट्रिपल भी बॉन्ड बनाता है। तो अगर कार्बन का बॉन्ड बनाने का हम लोग देखें टाइप, तो ये सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, ये डबल बॉन्ड भी बनाते हैं और ये ट्रिपल बॉन्ड भी बनाते हैं। जैसे सर सिंगल बॉन्ड कैसा होता है? जैसे देखो दोस्तों, ये कार्बन और एक कार्बन हो गया, उसके बाद और एक कार्बन हो गया, ऐसे ऐसे करके सिंगल बॉन्ड बना रहा है। डबल बॉन्ड क्या होता है ना, कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड होता है ऐसे। ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, कार्बन के बीच में 3 ऐसा बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड और भी बहुत सारा मॉलिक्यूल्स आप लोग देखोगे जहां पर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। जैसे H2 की बात करें, वहां पर 2 हाइड्रोजन एटॉम सिंगल बॉन्ड है, कनेक्टेड है। यहां पर कार्बन 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 बॉन्ड लिख दिया हम, और बाकी जो है यहां पर 4 वैलेंसी हमेशा मेंटेन करेंगे, कार्बन हमेशा करेंगे दोस्तों, किसी भी हालत पे करेंगे। देखो यहां पर 2 बॉन्ड बना चुका है, तो ये 2 बॉन्ड और भी बाकी है, ये वो किसी और एलिमेंट के साथ करेंगे जो ये चीज सेटिस्फाई करेंगे। हाइड्रोजन, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। यहां पर भी इसका और एक बॉन्ड करना बाकी है। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ये चीज करता है। हमेशा डबल बॉन्ड नहीं करेगा, हमेशा सिंगल बॉन्ड नहीं करेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों, अलग अलग चीजें होगा। तो ये कोवलेंट बॉन्ड की अगर बात करेंगे हम लोग, तो ये कोवलेंट बॉन्ड सारा जो है वो कोवलेंट बॉन्ड है, कार्बन के हिसाब से आप लोगों को समझा दिए। अब इस और भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है जहां पर ये सिंगल बॉन्ड में रहता है। जैसे कि हाइड्रोजन की बात करें, तो ये हाइड्रोजन एटॉम है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और एक हाइड्रोजन एटॉम है जिसके पास और ये वाला इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के हिसाब से एग्जिस्ट करेंगे, तो ये सिंगल बॉन्ड के हिसाब से रह रहा है। ऑक्सीजन की अगर बात करें देखो, तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, 2 2 4 और 6। और भी एक ऑक्सीजन लिख लिए यहां पर, इसका 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए इधर, और इधर 2 इधर 2। तो देखो ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन क्या कर लिए, दोनों पेयर कर लिए। देखो ये देखो पेयर हो गया, और ऐसे करके आप लोग बता सकते हो कि हाँ ऑक्सीजन के पास जो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये लोग भी शेयरिंग करके ही अपना ऑक्टेट को अचीव कर रहा है। ठीक है, शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट को अचीव कर रहा है। तो ये आपका यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्ड यहां पर बनेंगे। ठीक है, ये ऐसा करके डबल बॉन्ड बनेगा, ऑक्टेट हो रहा है। देखो ये दो 4, और इसमें यहां पर से 2 मिलेंगे आपको, 6 हो गया, और यहां से 2 मिलेंगे, 8 हो गया। तो इसके पास भी ये ऑक्टेट हो गया, ये 8 हो गया, और इसमें भी जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। ये दोस्तों ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है यहां पर, ये बॉन्डिंग नहीं कर रहे, बट एज ए लोन पेयर के हिसाब से रह रहा है। तो इसको हम लोग बोले लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर। ठीक है, तो बोला जाता है लोन पेयर। ट्रिपल बॉन्ड अगर करेंगे तो नाइट्रोजन को आप लोग याद कर सकते हो, नाइट्रोजन का वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो 1 2 3 ऐसा करके अरेंज कर लो, और इधर 1 2 3। ठीक है, तो ये देखो आप लोग 3 पेयर ऐसे बना रहे हैं, ये 3 पेयर यहां पर बना रहे हैं। तो ऐसा करके आप लोगों का सवाल पूछेगा कि नाइट्रोजन का जो है बॉन्ड बनाने का जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाओ, तो यू कैन राइट इन दिस वे, ऐसा करके लिख सकते हो कि नाइट्रोजन के बीच में सर 3 बॉन्ड है, और ऐसे करके लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा। बस लोन पेयर का इतना ज्यादा आप लोगों का नहीं करना है, अभी आईसीएससी बोर्ड में है लोन पेयर के बारे में जिक्र, बट आप लोग सीबीएसई में उतना ज्यादा नहीं है, बट बता देते हैं क्योंकि 11 में तो आप लोग को पढ़ना ही है।
तो लोन पेयर मतलब ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है अभी, जस्ट एज इट इज रह रहा है, तो वही लोन पेयर है। और ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, 3 है। अब देखो एक बात आप लोग समझ लो कि नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 3 बॉन्ड हो गया, ये 2 और ये 1। ये कहानी कंप्लीट हो गई आप लोगों के लिए। CH4 का पूछा जाता है सवाल, CH4 का बता दो कैसे होता है। तो आप लोग CH4 के लिए ऐसा करना है कि कार्बन का ऐसे गोल बनाना है और यहाँ पर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के लिए लिख दो, और यहाँ पर जैसे कि हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बनाता है कि नहीं बताओ, हाइड्रोजन के साथ सर बॉन्ड बनाते हैं, तो डेफिनेटली ये जो हाइड्रोजन होगा ना दोस्तों, ये हाइड्रोजन आपको ऐसा लिखना है, और यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए क्रॉस मार्क करके इलेक्ट्रॉन्स को आप लोग सिग्निफाई कर सकते हो कि सर ये जो है क्रॉस वाला, ये हाइड्रोजन से आने वाला इलेक्ट्रॉन्स है, हाइड्रोजन से आने वाला इलेक्ट्रॉन्स है, उसी चीज को हम लोग यहाँ पर दर्शा रहे हैं। ये चीज देखो 4 बॉन्ड पेयर बना लिए यहाँ पर, तो 1 2 3 4 ऐसे मीथेन बॉन्ड, मीथेन मॉलिक्यूल का कंप्लीट स्ट्रक्चर बना लिए हम, ठीक है। ऐसे करके आप लोग आराम से लिख लोगे, ये सब समझ में आ रहा है चीजें? हाँ, क्लियर हो रहा है कि नहीं बताओ। अब देखो कोवेलेंट बॉन्ड की इतना सारा बात कर लिए, तो प्रॉपर्टीज भी याद होना चाहिए कोवेलेंट का, जैसे आयनिक बॉन्ड का हम लोग बात की अभी, तो कोवेलेंट बॉन्ड का प्रॉपर्टीज क्या क्या होना चाहिए, ये भी देखो एग्जांपल से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि हाँ ये कोवेलेंट का नेचर होता है नॉर्मली। आप कोई भी एक कोवेलेंट कंपाउंड उठा के देखो, हालांकि एक्सेप्शन है उसके ऊपर भी बात करेंगे हम लोग, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि कोवेलेंट का नॉर्मल जो होते हैं, नॉर्मल जनरल प्रॉपर्टी के ऊपर अगर बात करें तो क्या होता है कोवेलेंट का प्रॉपर्टी, कोवेलेंट बॉन्ड का जो प्रॉपर्टी होता है, यानी कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल का, ठीक है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की जो प्रॉपर्टी होते हैं यहाँ पर, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स और यू कैन से बॉन्ड, कुछ भी बोलो कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में तो बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो पहला तो बात यह है कि कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनता है। पहला तो बात यह है कि ये जो बॉन्ड यहां पर हो रहा है ना, ये सर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनेगा, ये पहला वाला ये पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकेंड ये चीज हो रहा है कि ये जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स जो भी होता है वो इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में। क्या होता है कि वाटर में उन लोग क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं, यानी कि पोलर मॉलिक्यूल मतलब पोलर सॉल्वेंट में ये लोग क्या होते हैं, इनसोल्यूबल रहता है। तो सोल्यूबल कहां रहता है, सोल्यूबल होने के लिए हम लोग को नॉन पोलर मीडियम होना चाहिए। नॉन पोलर अगर सॉल्वेंट रहा तो उस नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये लोग क्या हो जाएंगे, सोल्यूबल हो जाएगा। अगर कोवेलेंट मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो इन लोगों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है ना, वो बहुत ही वीक होता है, वैन डेर वाल्स टाइप का। इसलिए क्या होता है, बहुत लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन लोगों का होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम लोग देखें कि आयनिक कंपाउंड में ज्यादातर सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट रहता था, सॉलिड स्टेट में, लेकिन यहां पर क्या होगा, ये लिक्विड भी रहेगा, सॉलिड भी रहेगा, और आप देख सकते हो कि गैस में भी प्रेजेंट है, यानी कि तीनों स्टेट आपको मिल जाएगा देखने के लिए यहां पर तीनों। जैसे सॉलिड की बात करें तो आयोडीन भी जो है कोवेलेंट कंपाउंड है, और आयोडीन का एग्जांपल बता सकते हैं कि हाँ ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल तीनों स्टेट में प्रेजेंट रहता है, सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, और गैसेस में भी होता है। लिक्विड की बात करें तो ढेर सारा बहुत सारे एग्जांपल है, वाटर है, ब्रोमीन है, राइट, और गैस में बात करें तो CH4 है, यहां पर ये वाटर है। तो इतना सारा चीज हो गया। कोवेलेंट बॉन्ड वीक होता है, तीनों फेज में रहता है, इनसोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, यानी कि पानी के साथ ये लोग क्या करेंगे, इंटरेक्शन नहीं करेंगे। समझ में आया? कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट जो मॉलिक्यूल होता है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा सकता, यानी कि इन लोगों का जो सोल्यूशन होता है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी
कंडक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि आयंस ही नहीं रहता तो कैसे करेगा? ये जब पानी में जाएंगे, आयंस बनाएंगे, तब ना इलेक्ट्रिसिटी वो आयंस द्वारा कैरी किया जाएगा। ये लोग तो पानी में डिजोल्व ही नहीं होंगे। और हुआ भी, बहुत सारा एक्सेप्शन है, जैसे कि शुगर मॉलिक्यूल, वो हुआ भी फिर भी वो आयंस नहीं बनाएगा। ठीक है, वो अगर पानी में डिजोल्व भी हुआ किसी कारण, बट आयंस नहीं बनाएगा। इसी वजह से ये लोग क्या है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करते। ये चीज बहुत ध्यान से आप लोगों को दिमाग में रखना है कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को नहीं ले सकता, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वहां से नहीं पास करेंगे। कंप्लीट हो गया चीजें, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। समझ में आ रहा है चीजें? बताओ हाँ या ना, हाँ या ना। अब देखो, और एक मजेदार पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे, कार्बन का एलोट्रॉप वाला कहानी। ये सर क्या होता है एलोट्रॉप? देखो, कार्बन के पास बहुत सारा ऐसा ना कुछ फीचर्स होते हैं जो और बहुत ही रेयर है जिसमें मिलेंगे आप लोग। ऐसा ही है कि इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन वाला कहानी स्टूडेंट को नहीं समझ में आता। ये चीज क्या है? देखो बहुत ध्यान से सुनो, आपके पास एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, और ये जो एलिमेंट लेके आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्या बना रहे हो, इस एलिमेंट को यूज करके आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्या बना रहे हो बताओ? मॉलिक्यूल बना रहे हो। ठीक है, मॉलिक्यूल्स यहां पर बना रहे हो। मान लीजिए मॉलिक्यूल 1 बना, मॉलिक्यूल बी बना, सी बना, डी बना। सब में क्या है, ये एलिमेंट सी प्रेजेंट है, एलिमेंट सी मान लो। तो यहां पर भी एलिमेंट सी से बना होगा, ये भी सी है, यहां पर भी सी से बना है, ये भी सी है। बात समझ में आया मेरा? कि एक एलिमेंट है आपके पास सी, और उस एलिमेंट को यूज करके हम लोग 4 कंपाउंड्स बनाए, और भी बना सकते हैं, बट एग्जांपल के हिसाब से 4 बना रहे हैं। 4 कंपाउंड में देखो आप लोग कि सब में कार्बन प्रेजेंट है, यानी कि एक ही एलिमेंट फॉर्म्स डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स। समझ में आ रहा है कि एक ही एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट हो रहा है। ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर रहा है। एक ही एलिमेंट है, वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। देखो जैसे कार्बन की बात करें, तो कार्बन यहां पर एलिमेंट के हिसाब से अगर कार्बन देखें, तो कार्बन आप लोग देख सकते हो कि डायमंड भी होता है कार्बन का बना हुआ, यहां पर भी ये प्रेजेंट है। अगर ग्राफाइट की बात करें, तो यहां पर भी सर कार्बन से बना होता है। अगर क्लोरीन की बात करें, तो यहां पर भी क्या होता है, कार्बन का बना होता है। अगर आपका कोक की बात करें, तो उसमें भी क्या होता है, कार्बन का बना होता है। अगर आप शुगर चारकोल की बात करें, तो वहां पर भी क्या होता है, इसकी बात होता है ना, कार्बन की। लैंप ब्लैक की बात करें, तो उसमें भी क्या होता है, कार्बन ही प्रेजेंट होता है। तो एक ही एलिमेंट वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में यहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि सब में प्रॉपर्टी की अगर बात करें, तो कौन सा प्रॉपर्टी जो है यहां पर सेम होगा? देखो सभी जैसे कि कार्बन से बना होता है, मतलब यहां पर सभी जो है कार्बन से बन रहा है। अब कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो सभी में क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 ही रहेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन का कोई भी चेंज यहां पर नहीं हो रहा है, यानी कि अदर कोई एलिमेंट यहां पर नहीं आ रहा है। कार्बन है तो कार्बन है, सब में है। इसीलिए यहां पर केमिकल प्रॉपर्टी का कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी हर एक में सेम होगा।
केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा इसमें, सब जो है एलोट्रॉपिक फॉर्म में, ये जितना भी फॉर्म यहां पर लिख रहे हैं सबको एलोट्रॉपिक फॉर्म बोला जाता है, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज एलोट्रॉपिक फॉर्म में क्या होता है, ये सेम होता है, सब में सब सेम, सब एलोट्रॉपिक फॉर्म में ये चीज सेम होगा। लेकिन आप लोग एक बार यहां पर देख लो, ग्राफाइट कितना सॉफ्ट होता है, पेपर में दाग काट सकता है। डायमंड कितना हार्ड होता है, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, नेचुरल सब्सटेंस। तो देखो सब में ये फिजिकल जो प्रॉपर्टी होगा अलग अलग होगा, टेक्सचर अलग अलग होंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगा, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन, ये सारा चीज जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह वगैरह। तो ये चीजें डिफरेंट होंगे इन लोगों का। कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से बना लो भाई, कि जो इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म होता है ये आपका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगा यहां पर। तो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो वो डिफरेंट होगा। आप लोगों को समझा दिए कि कैसे डिफरेंट हो रहा है, क्यों डिफरेंट हो रहा है। अब देखो यहां पर जो क्रिस्टल एमरफास और दो क्रिस्टलाइन और एमरफास दोनों टाइप में अगर डिवाइड करें कार्बन का, तो आप लोगों का जो यहां पर पढ़ना है वो क्रिस्टलाइन जो फॉर्म है कार्बन का, 3 इलेक्ट्रॉपिक इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, डायमंड, ग्राफाइट और फुलरिन को लेके अभी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है, चर्चा करने वाले हैं अभी। तो पहला हेडिंग लगाओ, लगाओ हेडिंग डायमंड। अब डायमंड के बारे में जितना सारा चीज है वही आप लोग बताएंगे, ध्यान से सुन। पहली बात तो ये कि डायमंड जो है ना ये कार्बन का एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है, क्रिस्टलाइन इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। उसके बाद जो है ये डायमंड हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, हार्डेस्ट मतलब ये सबसे हार्डेस्ट है, नेचुरली हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। उसके बाद डायमंड के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, इसी वजह से डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो होता है डायमंड, इसमें क्या होता है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, इसलिए क्या होता है कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ध्यान देना इसमें। लेकिन अगर हीट कंडक्शन की बात करें तो इतना डेंसिटी इसका ज्यादा है कि बहुत अच्छा हीट कंडक्शन कर सकता है, यानी कि सबसे अच्छा कर सकता है, बेस्ट थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो थर्मल कंडक्शन इसका जो होता है ना ये बहुत हाई क्वालिटी का होता है, बहुत अच्छा होता है, हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी ये दिखाते हैं, हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी, सिल्वर से भी ज्यादा अच्छी, कॉपर से भी ज्यादा हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी। अगर बात करें कि डायमंड ये आपका क्या करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है इसका, राइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो ये बहुत ज्यादा होता है, समझ में आया। अगर बात करें दोस्तों यहां पर डायमंड की, तो डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा और इसका डेंसिटी भी हाई डेंस है, बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी है, राइट। अब देखो डायमंड में कार्बन कैसे रहता है ना, कार्बन होता है टेट्राहेड्रली प्रेजेंट होता है, टेट्राहेड्रल फैशन में रहता है। कैसे, जैसे कि मान के चलो ये कार्बन है, तो ये कार्बन 4 कार्बन के साथ कनेक्टेड हुआ, ये सब कार्बन एटॉम बता रहे हैं हम,
ये आपका एक कार्बन एटम है विच इज बॉन्डेड विथ 4 अदर कार्बन एटम्स, 4 और अलग कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है। ये फिर से यहां पर ये फिर से 4 कार्बन एटम के साथ जुड़ेंगे। ये जो कार्बन है यहां, ये कार्बन फिर से 4 के साथ जुड़ेंगे। जैसे यहां पर एक कार्बन हो गया, यहां पर एक हो गया, यहां पर एक हो गया, ऐसे करके चलेगा सारा चीज। यहां एक कार्बन है तो ये कार्बन एक कार्बन के साथ जुड़ा तो है ही है, तो यहां पर और एक कार्बन, यहां एक कार्बन, ये पूरा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में चलेगा पूरा। और यहां देख पा रहे हो कि कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन चारों के चारों जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए यूज हो रहा है, इसलिए नो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इज फाउंड हियर। कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स यहां पर नहीं बचेगा, पूरा टेट्राहेड्रली अरेंज होता है। और उसको बॉन्ड एंगल देखोगे तो 10928 मिनट। समझ में आया? ये बात क्लियर हो गया, राइट? डायमंड की बात क्लियर हो गया कि नहीं बताओ? अब देखो इसी हिसाब से हम लोग इसका भी पढ़ लेंगे, तब तक सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं बताऊं? यस, सारा कुछ तो सही चल रहा है अभी तक। ओके, अब देखो यहां पर डायमंड की बात कर ली हम लोग, साथ साथ आप लोग लिखते चलो, नोट्स बनाते चलो, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट करेंगे हम लोग आज। जितना भी टाइम लगा दोस्तों, आप लोगों को पूरा शिद्दत के साथ देखना है इस क्लास को। अब देखो ग्राफाइट की अगर बात करें तो ग्राफाइट में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस करना है। ग्राफाइट में ये चीज ध्यान रखना है कि ये भी आपका क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन है। नेक्स्ट बात करेंगे ग्राफाइट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। इस हिसाब से ये ग्राफाइट का स्ट्रक्चर बना सकते हो, नीचे और भी लेयर रहेंगे ऐसे, तो जब समझाने के लिए ये चीज लिख रहे हैं हम। तो ये देखो ये हेक्सागोनल, जो हेक्सागोनल यूनिट है उसमें कार्बन जो है ना, ये हर एक कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ा है। एक यहां कार्बन है, एक यहां कार्बन है और एक यहां कार्बन। हर एक कार्बन, ये हेक्सागोनल यूनिट में हर एक कार्बन क्या है, 3 अलग अलग, यहां पर देखो 3 अदर कार्बन के साथ जुड़ा है, 1 2 3। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं बताओ? और ग्राफाइट में इसमें क्या था कि एक कार्बन 1 2 3 4 अलग अलग कार्बन के साथ जुड़ा था, राइट? समझ में आया? तो यहां पर क्या होगा कि हर एक में देखो एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेगा इधर हर एक जंक्शन में। तो पहला पॉइंट ग्राफाइट से ये आता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दैट्स व्हाई ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आपका बहुत अच्छा कंडक्टर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का, एंड इसी वजह से एज ए इलेक्ट्रोड के हिसाब से यूज किया जाता है इसको, राइट? ग्राफाइट इलेक्ट्रोड पता है आप लोगों को। अब देखो इसका जो लेयरिंग होता है ये सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, डायमंड के हिसाब से नहीं होता। ये क्या कर सकता है कि पेपर में दाग डाल सकता है। तो आप लोग पेंसिल को यूज किए हो तो पता है आप लोगों का, ठीक है? सॉफ्टनेस होता है इसका, सॉफ्टनेस, यही तो चीज बताया। अब देखो और एक इंपॉर्टेंट बात है कि ग्राफाइट लुब्रिकेंट, ड्राई लुब्रिकेंट के हिसाब से यूज किया जाता है, इसी वजह से। इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन से, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां का, राइट? क्लियर हो रहा है बात?
डेंसिटी कम होगा, ऑब्वियसली लूजली पैक्ड है। ऐसे ही आप लोग फ्लोरीन भी देखोगे तो फ्लोरीन का उतना ज्यादा पॉइंट ध्यान में नहीं रखना है, C60 वाला याद रख लेना, वो सबसे स्टेबल होता है। और ये भी आपका कार्बन का एक एलोट्रॉप है, बस फ्लोरीन का इतना ही पॉइंट ध्यान रखना है आप लोगों का। फ्लोरीन के ऊपर जो चर्चा करेंगे वो C60 याद रख लेना, और उसमें 6 मेंबर रिंग होता है, 5 मेंबर रिंग होता है। बस फ्लोरीन के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है अभी। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आएंगे, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। क्या है कि वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन का वर्सटाइल नेचर क्यों है। देखो लिखो, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन के पास एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसका बात अभी करेंगे। देखो, कार्बन ऐसे सेल्फ लिंकिंग कर सकता है, ऐसे जा रहा है तो जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकता है इसका। और ऐसा भी कर सकते हो आप, ब्रांच कर दिए, आप चाहो तो क्लोज भी बना सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ये क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, यहां पर चेन बनाते हैं, लीनियर चेन, ब्रांच चेन, साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक्स में आपको दो टाइप मिल जाएंगे, सेचुरेटेड भी अनसेचुरेटेड, दोनों में मतलब सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड मिल जाएगा। तो ये जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है इसका, ये मतलब मैक्सिमम है, सब सब जितना भी एलिमेंट है दुनिया में सबसे ज्यादा, सबसे मैक्सिमम कार्बन के पास सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। ये इसको खास बनाता है, ये प्रॉपर्टी इसको खास बनाता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। एंड ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी के माध्यम से ये इतना सारा मॉलिक्यूल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बना सकता है, खुद के साथ बॉन्ड करता है, खुद के साथ। सेल्फ लिंकिंग मतलब खुद एक एलिमेंट है कार्बन, और एक कार्बन एलिमेंट के साथ बॉन्ड कर रहे हैं, ऐसे लीनियरली जा रहा है कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। ये जो जितना भी बॉन्ड आप लोगों को दिखेगा यहाँ पर, सारा 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 कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, कैटिनेशन। इस चीज को ध्यान देना है कि कैटिनेशन क्या चीज है। बोलो, कैटिनेशन समझ में आया आप लोगों को? कैटिनेशन का मतलब है सर सेल्फ लिंकिंग, कार्बन उसका और एक कार्बन एलिमेंट के साथ, कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड हो रहा है, और एक हो रहा है, और एक हो रहा है, ऐसे करके पूरा चेन बना रहे हैं, ब्रांच बना रहे हैं, साइक्लिक बना रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ड्यू टू द कैटिनेशन प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, जो कार्बन के पास कार्बन खास बनाते हैं, सबसे अलग बनाते हैं। उसके बाद स्मॉल साइज होता है इसका, छोटू सा साइज होता है इसका, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस भी देखेंगे तो एकदम मतलब यूनिक है, यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो देखो ये चीज है। उसके बाद कार्बन का जो वैलेंसी है, टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट एलिमेंट है कि नहीं, 4 बॉन्ड बनाते हैं, वैलेंसी 4 है, टेट्रावैलेंट है, समझ में आया? और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इतना सारा जो लिंकेज बना रहे लगातार, तो कुछ ना कुछ कारण तो होगा सिंगल बॉन्ड का, कि कितना स्ट्रांग है भाई, तब ना जाके इतना ज्यादा लंबा चीज बना रहे हैं। तो कार्बन और कार्बन के बीच में जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, कार्बन और कार्बन के बीच में जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, वो बहुत ही ताकतवर है, यानी कि बहुत स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है बहुत। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये बहुत ही स्ट्रांग है, और यही सारा कारण जो है कार्बन को स्पेशल बनाते हैं, वर्सेटाइल बनाते हैं।
2 नंबर के सवाल में आप अगर इतना कुछ लिख के आओगे तो 2 नंबर में तो 2 नंबर पक्का है, कोई भी एक नंबर भी काट नहीं सकता आप लोगों का। बस इसको थोड़ा अरेंज करके लिख दो, 4 प्रॉपर्टी लिख दो, ठीक है। ये सारा पॉइंट जितना भी बताया आप लोगों को ये चीज लिख दो। अब देखो कार्बन का वर्सटाइल होने का और भी एक पॉइंट आप लोग बता सकते हो कि आइसोमरिज्म है सर। ये क्या चीज है? आइसोमरिज्म वाला कहानी क्या है, देखो आप एक केमिकल फार्मूला लिखे, अब उस केमिकल फार्मूला में 2 चीज अलग अलग बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप एक केमिकल फार्मूला लिखे C4H10, ये केमिकल फार्मूला में आप क्या कर सकते हो, इसमें देखो ये एक कंपाउंड बना सकते हो, ये एक मॉलिक्यूल, और ये भी बना सकते हो चाहो तो, ये चीज इसमें भी देखो आप कि ऐसा 10 हाइड्रोजन है और 4 कार्बन है, तो ये जो सेम केमिकल फार्मूला पर डिफरेंट स्ट्रक्चर, सेम केमिकल फार्मूला पर डिफरेंट स्ट्रक्चर में रहने का जो तरीका है वो सर आइसोमरिज्म है। समझ में आया कि सेम केमिकल फार्मूला, सेम केमिकल फार्मूला सेम बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपका डिफरेंट है, तो इसी वजह से अलग अलग प्रॉपर्टी जो भी है फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंट सी डिफरेंशिएशन आएगा, आपको नजर आएगा, डिफरेंस आप लोग देख पाओगे। ये ब्रांच्ड है, ये वाला चीज क्या है, ब्रांच्ड है कि नहीं बताओ, ये चीज ब्रांच्ड है और ये आपका लीनियर फॉर्म है, तो दोनों में फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगा, क्योंकि आइसोमरिज्म में आपका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट होता है। समझ में आया? ये चीज क्लियर हो गया कि नहीं बताओ, ये आइसोमरिज्म की कहानी। और इसी में हम लोग दोस्तों क्या करते हैं कि वर्सेटाइल नेचर को एक्सप्लेन करते हैं कार्बन का। समझ में आया कि नहीं बताओ? यहां तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं है ना? सब सही है? चलो पानी वगैरह पी लो, थोड़ा 1 घंटा हो गया है आप लोगों का। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर अगर बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या सब होता है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या सब होता है, क्या मतलब आइडिया है आप लोगों के सामने इसके रिगार्डिंग? तो एक बात तो क्लियर कर देते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर हम लोग बात करें कि कंपाउंड्स की, तो ऑर्गेनिक आता है एक और एक आता है आपका इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब देखो ऑर्गेनिक, पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या क्या होता है देखो, कि जितना भी लिविंग चीज होता है, लिविंग से आता है, लाइक प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, यानी कि विटामिन आप देख सकते हो, ठीक है, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया। उसके बाद इनऑर्गेनिक सॉल्ट लिखो इनऑर्गेनिक में, ठीक है, ऑयल, यहां पर ऑयल लिख सकते हो, फैट, यानी कि ये एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, कहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे ना, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, या तो पेड़ से कर सकते हो या तो किसी एनिमल से, लिविंग होना चाहिए, वो आपका ऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक मतलब सॉल्ट, मिनरल्स, राइट, ये सारा चीज, सॉल्ट, मिनरल्स, उसके बाद एसिड्स, कुछ एसिड्स यहां पर भी हो जाएगा, मिनरल्स, एसिड,
ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करें तो यहां पर आएंगे, लेकिन नॉर्मली सॉल्ट की बात करें, मिनरल की अगर बात करें, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स की बात कर सकते हो, लाइक नाइटर KNO3, उसके बाद कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रियल, व्हाइट विट्रियल, लाइक इतना सारा जो भी चीज मतलब वो क्या कहां से आ रहा है, ये नॉन लिविंग थिंग से आता है। तो ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए आप लोगों के सामने कि सर ऑर्गेनिक क्या है और इनऑर्गेनिक क्या है। पहले मतलब ये पता था सभी को, सभी के पास मतलब ये आइडिया था कि ऑर्गेनिक चीजें सिर्फ लैब से बाहर ही बन सकता है, यानी कि पेड़ों से, कुछ लिविंग चीजों से, राइट। नॉन लिविंग से ये चीज बनता ही नहीं। और ये धारण मतलब सभी के पास ये कॉन्सेप्ट था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए एक वाइटल फोर्स, एक मिस्टीरियस वाइटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होता है। वाइटल फोर्स थ्योरी में वो चीज रहता है कि कैसे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म होता है। लेकिन दोस्तों पहली बार, ठीक है, साइंस की दुनिया में पहली बार ये चीज हुआ कि एक साइंटिस्ट ने, फ्रेडरिच वुलर, क्या कर दिए कि एक इनऑर्गेनिक चीज से लैब में एक ऑर्गेनिक चीज का सिंथेसिस कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। एक क्या किया, एक इनऑर्गेनिक चीज से वो लैब में क्या कर दिए, उसको बना दिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। एमोनियम सायानेट कंपाउंड्स को लेके वो क्या कर दिए, ऑर्गेनिक चीज बना दिए। कैसा हुआ वो चीज, वुलर का सिंथेसिस, यूरिया, NH4CNO, इसको क्या कर दिए, रीअरेंजमेंट हुआ इसका। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के द्वारा क्या हो गया, ये रीअरेंज कर लिया और रीअरेंज करने के बाद ये एक ऑर्गेनिक चीज बना ली। समझ में आया कि नहीं बताओ। तो ये आपका एक इनऑर्गेनिक चीज था और इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक चीज बन गया और यूरिया बन गया। क्लियर। तो मतलब ये चीज, ये डिस्कवर दोस्तों, ये डिस्कवरी जो है यहां पर किया, ये रिएक्शंस, दिस रिएक्शंस पुट ए डेथ ब्लो ऑन द मिस्टीरियस फोर्स, वाइटल फोर्स, वाइटल फोर्स के ऊपर मतलब एक डेथ ब्लो कर दिया, ठीक है। और उसका कॉन्सेप्ट ताला लगा दिया, बंद कर दिया कि कोई मिस्टीरियस फोर्स का रिक्वायरमेंट नहीं है भाई, फालतू का चीज है सब। आप लोग चाहो तो लैब में बना सकते हो आज से, चलो ये शुरुआत हमने कर दी, आप पूरा कंटिन्यू करो। समझ में आया कि नहीं बताओ, कि वो मिस्टीरियस वाइटल फोर्स का जो कहानी था वो बंद हो गया इसके, इस रिएक्शन के बाद। पूरा मतलब रिवोल्यूशन लाया कि लैब में भी, हाँ लैब में भी ऑर्गेनिक चीजों का सिंथेसिस हम लोग कर सकते। समझ में आया कि नहीं बताओ। अब दोस्तों ये चीज हम लोग आगे बढ़ेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को धीरे धीरे हम लोग समझेंगे, राइट। बहुत अच्छे तरीके से पूरा सही ढंग से ऑर्गेनिक चीजों को समझेंगे। यानी कि देखो ज्यादातर आप लोग ऑर्गेनिक समझते हो कि हाँ चलो कार्बन कंटेनिंग है, जो ठीक है समझने के लिए काफी है, कार्बन रहेगा और कार्बन के साथ और भी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट उसके साथ बॉन्ड करके कंपाउंड्स बनाएगा, तो वही चीज है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। कार्बन तो मतलब रहेगा ही रहेगा, ठीक है। बात करेंगे, हेडिंग लगाओ, हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। थोड़ा बहुत दोस्तों पानी पी के आते, एक जस्ट जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है, बहुत पानी का जरूरत है अभी।
ठीक है, चलो क्या हेडिंग लगा है? सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो कुछ बात बताते हैं, पहले समझ लो। सेचुरेटेड मतलब होता है कार्बन। कार्बन क्या कर सकता है कि जब बॉन्ड बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो सिंगल बॉन्ड में प्रेजेंट होता है। सिंगल बॉन्ड, सारा सिंगल बॉन्ड रहेगा। और एक होता है जहां पर कार्बन सिंगल नहीं डबल बॉन्ड करके रहेगा और ट्रिपल बॉन्ड करके रहेगा। ठीक है, तो जहां पर बहुत अगर इजीली समझा जाए इस कॉन्सेप्ट को, तो सेचुरेटेड वो कंपाउंड है जिसमें कार्बन का सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, सब सारा के सारा जो है सिंगल बॉन्ड है। और अनसेचुरेटेड कंपाउंड क्या है? जिसमें कार्बन डबल बॉन्डेड है, ट्रिपल बॉन्डेड है, लाइक दिस। मतलब सिंगल बॉन्ड भी है प्रेजेंट, बट डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है साथ में, सिर्फ सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, लाइक दिस। तो सेचुरेटेड का मतलब आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि सिंगल बॉन्ड में रहेगा कार्बन, राइट। और उसको वैलेंसी फुलफिल करेंगे ऐसे हम लोग हाइड्रोजन देके। 4 हमेशा रहेगा वैलेंसी, चाहे तो आप इधर जाओ चाहे आप इधर जाओ। 4 आपका हमेशा होना चाहिए, 4 होगा ही वैलेंसी कहीं पर भी, चाहे सेचुरेटेड की बात करो अनसेचुरेटेड की बात करो, 4 मेंटेन आपको करना होगा हमेशा। क्लियर है? तो सेचुरेटेड में जो आता है ना यहां पर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं, एल्केन, जिसको आप लोग पैराफिन से भी पहचानते हो, पैराफिन, यानी कि लेस रिएक्टिव। एल्केन का मतलब है दोस्तों यहां पर सिंगल बॉन्ड, और ये लिस्ट रिएक्टिव है। यहां पर ये लोग ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, इनर्ट है, लेस रिएक्टिव। राइट, क्या है? ये लोग लेस रिएक्टिव है, ये चीज ध्यान रखना है। इनर्ट होता है ये लोग, ज्यादा रिएक्शंस आप लोग को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, इसका जनरल फॉर्मूला आता है, इसका एक जनरल फॉर्मूला आता है CnH2n+2, जहां पर n आपका 1 2 3 ऐसा करके लिखेगा। यह आपका एल्केन का जनरल फॉर्मूला है। यहां पर जितना भी रिएक्शंस आप देखोगे सेचुरेटेड में, ये स्लो होगा रिएक्शंस। ज्यादातर आप सब्स्टिट्यूशंस देख सकते हो, यहां पर सब्स्टिट्यूशंस की रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशंस, ये रिएक्शंस ज्यादातर करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं हाइड्रोजन को लेके, बात करेंगे हम लोग। देखो अनसेचुरेटेड ज्यादातर क्या होता है इसमें, आप ये जो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं ये ज्यादा रिएक्टिव होता है। आप बहुत सारे रिएक्शंस यहां पर देख पाओगे कि ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, मोर रिएक्टिव। ये लोग क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ये लोग। फिर देखो जब डबल बॉन्ड रहता है, डबल बॉन्ड जहां रहता है उसको क्या बोला जाता है? एल्किन। ये सारा जो है ना, ये सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड, ये हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहां डबल बॉन्ड रहता है तो यहां पर एल्किन बोला जाता है। यहां क्या बोला जाता है? एल्किन। ई का मतलब है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है सिस्टम में। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? ई का मतलब है सिंगल बॉन्ड, उसको एल्केन बोला जाता है। एल्किन का मतलब है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसमें, हाइड्रोकार्बन सिस्टम में। और ट्रिपल बॉन्ड रहता है प्रेजेंट तो इसको एल्काइन बोला जाता है, YnE। क्लियर है? अब देखो एल्केन का जनरल फार्मूला अगर देखोगे CnH2n होता है, यहां पर भी n का वैल्यू आपका N1 2 ऐसा करके रहेगा। और एल्काइन की बात करें तो यहां पर होगा आपका CnH2n-2, ये चीज। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड वाला कहानी समझा दिया आप लोगों को। मोर रिएक्टिव होता है, यहां पर आप लोगों को देख सकते हो कि एडिशन रिएक्शंस बहुत फेमस है,
एडिशन रिएक्शंस हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन एडिशन रिएक्शंस करेंगे। ठीक है, जब ये डबल बॉन्ड जो है ना, इसको आप लोग चाहो तो क्या कर सकते हो, हाइड्रोजन और प्लैटिनम और निकल के साथ रिएक्शंस करके इसको आप लोग सैचुरेटेड बना सकते हो, इसको सैचुरेटेड बना सकते हो। यानी कि एडिशन रिएक्शंस के माध्यम से इसमें हम लोग पहुंच सकते हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस के माध्यम से हम लोग यहां पर पहुंच सकते हैं। हाइड्रोजनेशन, ये जो प्रोसेस हुआ यहां पर हाइड्रोजन ऐड हुआ, ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। और ये मेटल के प्रेजेंस में होता है, एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है। ये जो आप निकल दिख रहा है यहां पर, ये कैटलिस्ट है जो रिएक्शंस को एक्सीलरेट करते। समझ में आया ये कहानी? अब देखो धीरे धीरे हम लोग चलेंगे दोस्तों, और भी बहुत सारा चीज अभी एक्सप्लेन करना बाकी है आप लोगों के साथ। अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड बता दिए। देखो कार्बन जो होता है ना, वो लिनियर बॉन्ड फॉर्म करे ऐसा भी होता है, और साइक्लिक भी होता है। लाइक अगर साइक्लिक सैचुरेटेड की बात करें यहां पर, तो ऐसा करके आप लोग बता सकते हो कि हाँ ये साइक्लोप्रोपेन है, ये आपका साइक्लोहेक्सेन है। ये कैसा होता है, देखो यहां पर 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और ये सब हाइड्रोजन है, ये सारा हाइड्रोजन है। यहां जितना भी दिख रहा है यहां पर सब हाइड्रोजन। ये आपका हो गया साइक्लिक सैचुरेटेड कंपाउंड्स, साइक्लिक सैचुरेटेड। और अगर साइक्लिक अनसैचुरेटेड देखेंगे तो बेंजीन की बात हम लोग कर सकते हैं। ये डबल बॉन्ड यहां पर प्रेजेंट है, ये यहां एक हाइड्रोजन रहेगा, यहां एक हाइड्रोजन रहेगा, यहां। जब एल्केन की बात करेंगे, सैचुरेटेड की बात करेंगे, वहां पर कार्बन और हाइड्रोजन की अगर मात्रा देखेंगे तो हाइड्रोजन ज्यादा मात्रा में, आप लोग फॉर्मूला में भी देख सकते हो। देखो CnH2n+2, मतलब हाइड्रोजन मोर है, यहां पर हाइड्रोजन ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। यहां पर हाइड्रोजन की जो मात्रा है वो ज्यादा होते हैं कार्बन से। ये कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट। लेकिन यहां अगर बात करें तो यहां पर नॉर्मली कार्बन का मात्रा ज्यादा होता है, राइट। सैचुरेटेड में आपका क्या होता है, हाइड्रोजन ज्यादा होता है, इसीलिए क्या होता है वहां पर जब कंबशंस करते हैं तो यहां पर कंबशंस जब बात करेंगे तब करेंगे कि जब कंप्लीट कंबशंस होगा तो ये पूरा जल जाएगा, मतलब ब्लू फ्लेम बनेगा वहां पर। और अगर ऑक्सीजन की अमाउंट कम रहता है तो येलो में फ्लेम करेगा। लेकिन अनसेचुरेटेड रहा तो वहां पर शूटी बनेगा, शूटी बनेगा। तो यही प्रूव करते हैं कि कार्बन वहां पर ज्यादा मात्रा में है, इसीलिए कुछ अनबॉन्ड कार्बन रह जाते हैं। और अगर मेटल प्लेट कुछ भी आप पकड़ोगे ऊपर तो पूरा ब्लैक एक चीज कलेक्ट कर सकते हो, सूटी। ठीक है, तो वो कंबशन रिएक्शंस में हम लोग बात करेंगे। तो देखो यहां पर क्लियर हो गया कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है, कब हम लोग एल्केन्स की मतलब जनरल फॉर्मूला क्या होता है, लाइक एग्जांपल। एंड उसके बाद अनसैचुरेटेड का भी कुछ चीजें हम लोग कर ली यहां पर। नेक्स्ट दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप। तो क्या क्या फंक्शनल ग्रुप है उसके ऊपर देखो बात करेंगे, और फंक्शनल ग्रुप एक्चुअली में होता क्या है उसके ऊपर भी चर्चा रहेगा। तो बहुत ध्यान से सुनो बात को। फंक्शनल ग्रुप ये क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप यानी कि एक ऐसा ग्रुप जो फंक्शंस करेगा, सिर्फ वही फंक्शंस करेगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा, बट वही फंक्शंस करेंगे। तो ये फंक्शंस ग्रुप
समझने के लिए देखो, एक चीज हम समझा रहे हैं आप लोगों को। ये मान के चलो आपके पास एक एक हाइड्रोकार्बन है, इथेन है। ये आपके पास एक हाइड्रोकार्बन है, इथेन। अब क्या हुआ कि आप इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिए एक ऐसा ग्रुप ऑफ एटॉम्स और एटॉम से कि यहां हाइड्रोजन हटा दो और यहां पर प्लस कर दो OH। तो यहां हाइड्रोजन को हटा के कौन सा चीज लाया जा रहा है ना, OH लाया जा रहा है, OH। क्लियर हो गया? तो बस ये ही जो है ना यहां पर अभी नया आ गया है। और ये पूरा जो प्रॉपर्टी है इस कंपाउंड का, ये पूरा डिपेंड करेंगे उस OH ग्रुप के ऊपर। पूरा प्रॉपर्टी जो है केमिकल, फिजिकल, जितना भी प्रॉपर्टी है सब वो कंट्रोल करेंगे। तो ऐसा ही एक ग्रुप है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप, जो पूरा मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी का रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप। देखो फंक्शनल ग्रुप चेंज कर देता है प्रॉपर्टी। जैसे आप लोग देखो, ये गैस है, ये लिक्विड है, ये एक हाइड्रोकार्बन है, ये अल्कोहल है। ये सोडियम के साथ इसका कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। अगर देखोगे तो यहां पर सोडियम के साथ इसका रिएक्शन होगा और सोडियम इथॉक्साइड बनेगा, C2H5ONA प्लस हाइड्रोजन गैस यहां से निकलेंगे। राइट, ये बेवरेज में यूज होता है, लेकिन इसका ये फ्यूल के हिसाब से यूज किया जाता है। तो अलग अलग प्रॉपर्टी है। ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस में इसका यूज होगा, यूज इन एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस, एस्टर बनाते ही है, लेकिन ये नहीं होगा भाई। तो देखो पूरा मतलब प्रॉपर्टी अलग अलग हो रहा है कि नहीं बताओ। ये बस एक ही एटॉम को चेंज कर दिया हम, बाकी सब सेम है, एज इट इज है। देखो पूरा सेम है एज इट इज, बट पूरा जो प्रॉपर्टी है बस वही ग्रुप ऑफ एटॉम्स की वजह से हो रहा है। बाहर मतलब जो चीज लाया गया है वहां पर, ये फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से चलेगा सब। अभी पूरा चीज जो है फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से चलेगा। क्लियर हो गया? अब देखो जब और एक बात होता है यहां पर ये कितना सारा फंक्शनल ग्रुप सर पढ़ेंगे हम लोग यहां पर। तो देखो ध्यान दो, फंक्शनल ग्रुप कुछ पढ़ना होगा आप लोगों को। जैसे अगर अल्कोहल की बात करें तो उस अल्कोहल के लिए जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो OH होता है, और यहां पर आपका OH रहेगा। राइट, उसके बाद एल्डिहाइड के ऊपर अगर बात करें तो आप CHO, ये फंक्शनल ग्रुप रहेगा। अगर कीटो के ऊपर बात करें, कीटोन ग्रुप, तो यहां C डबल बॉन्ड हो, ये चीज। राइट, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के ऊपर चर्चा करें, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो COOH। हेलो ग्रुप के ऊपर अगर चर्चा करें तो X यानी कि Cl हो जाएगा, बियर F एस। तो सबका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है, जैसे कि OH अगर रहता है तो उसमें शेष में लास्ट में Al से कंप्लीट करना होगा, L। अगर CHO किसी सिस्टम में रहता है यानी कि वो एल्डिहाइड रहता है तो उसमें L से खत्म होता है, Al से। CO कीटो ग्रुप तो ओन से खत्म होगा वो। ये नोमेनक्लेचर IUPAC वाला नोमेनक्लेचर आप लोगों को समझाएंगे अभी। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर रहता है ना किसी सिस्टम में तो वो ओइक एसिड बोला जाता है उसको, ओइक एसिड। फिर ये तो क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो इस हिसाब से चलता है। एक छोटा सा पॉइंट बता देते हैं आप लोगों को, होमोलोगस सीरीज, उसके बाद IUPAC को बहुत अच्छे तरीके से ढंग से हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है, देखो होमोलोगस सीरीज जब बात करते हैं तो वहां पर दो चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना होता है, क्योंकि होमोलोगस सीरीज बहुत बार सवाल आता है, बार बार आता है, इसी वजह से होमोलोगस सीरीज आप लोगों को इंपॉर्टेंट होता है। होमोलोगस सीरीज क्या होता है साथियों? होमोलोगस सीरीज जब हम लोग बात करेंगे तो दो पॉइंट
बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। पहला पॉइंट सर ये है कि सेम फंक्शनल ग्रुप के ऊपर ये काम करेंगे, सेम फंक्शनल ग्रुप के ऊपर ये काम करेंगे। दूसरा पॉइंट ये करेंगे कि इसमें जो डिफरेंस होगा दो सक्सेसिव यूनिट के बीच में, वो डिफरेंस आपका CH2 यूनिट का होगा हमेशा, यानी कि 14U का डिफरेंस होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देना यहां पर। अब देखो ये होमोलोगस सीरीज वो सेम फंक्शनल ग्रुप में रहेगा, मतलब आप अल्कोहल परिवार में हो और कोई कीटो परिवार में है, तो कीटो के साथ अल्कोहल को यहां पर नहीं कर सकते। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के साथ अल्कोहल को कंपैरिजन नहीं कर सकते, होमोलोगस सीरीज इन दोनों में नहीं बना सकते, क्योंकि होमोलोगस सीरीज में जो रहता है, दो से समझाते हैं आप लोगों को। एक मान लो कि हाइड्रोकार्बन का बना है और एक अल्कोहल का बना है, तो इन लोगों का फीचर सेम जैसा होता है, क्योंकि ये लोग सेम होमोलोगस सीरीज में रहने वाला जो आइटम्स होते हैं वो उन लोगों का फीचर सेम होता है, राइट। जैसे हाइड्रोकार्बन मीथेन, इसका नेक्स्ट होमोलोगस क्या होगा, CH2 ऐड कर दो, इथेन हो जाएगा। फिर उसका नेक्स्ट होमोलोगस क्या हो जाएगा, प्रोपेन। फिर नेक्स्ट होमोलोगस क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। फिर नेक्स्ट होमोलोगस क्या हो जाएगा, पेंटेन। ये आपका मीथेन है, ये मीथेन है कि नहीं बताओ, CH4। फिर ये आपका इथेन है, ये आपका प्रोपेन है, ये आपका ब्यूटेन है, और ये आपका पेंटेन है। क्लियर। सिमिलरली अल्कोहल की बात करें तो ये देखो मिथानल है, CH3OH। फिर इसमें इथानल बनेगा, CH3CH2OH। इसमें और CH2 ऐड करो। हमेशा दो चीज पॉइंट ध्यान रखना है कि सेम फंक्शनल ग्रुप और CH2 एकदम क्लियर कर देंगे साथियों, बस ध्यान से सुनो चीजों को, कंप्लीट है अपने आप में ये, और आप लोगों को भी समझ में आ रही है चीज। ये मिथानल है, मिथानल। अब ये IUPAC में बताएंगे कि मिथानल कैसे लिखना है। ये इथानल है, ठीक है, और ये प्रोपानल है। क्योंकि एक तो चीज आप लोगों को समझ में आ रहा है कि सर 5 मिनट का वीडियो देख के तो कुछ होने वाला नहीं है, इसीलिए लंबा मैराथन देखना होगा, जहां पर सारा चीज एक ही मतलब कंप्लीट किया हुआ है, और टॉपिक वाइज देखो पूरा एकदम, ठीक है, तब कुछ सीखोगे। शॉर्टकट में कोई आएगा बता देगा ये नॉट लाइक दिस, सुपर फास्ट नहीं है ये, ठीक है, कुछ प्रोसेस होता है सिस्टम का, इतना भी आसान नहीं होता कोई भी चीज। ये देखो ये जो होता है ये प्रोपानल होता है। आप लोग भी आशा करते हैं ये बात को समझ रहे हो कि कोई भी चीज बहुत आसान तरीके से नहीं सीखा जा सकता, मेहनत रहता है, बहुत कड़ी मेहनत, डेडिकेशन रहता है दोस्तों। ये हो गया। उसके बाद ब्यूटानॉल, CH3 CH2 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 OH, ये ब्यूटानॉल है। तो देखो अल्कोहल का फैमिली में जो भी आ रहा है उसमें देखो OL से खत्म हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, N से खत्म हो रहा है, सारा चीज हाइड्रोकार्बन है। दोनों में हमेशा CH2 डिफरेंस रहेगा, इन दोनों में देख लो तो CH2 का डिफरेंस है, चाहे तो आप इसमें देख सकते हो, यहां पर भी CH2 का डिफरेंस है, यहां देखो तो यहां पर भी CH2 का डिफरेंस है। तो ये सारा चीज क्लियर हो गया। होमोलोगस सीरीज समझा दी आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो IUPAC का क्या चीज ध्यान में रखना है, क्या पॉइंट, हालांकि पूरा IUPAC के ऊपर ही एक ना वीडियो बनाएंगे जहां पर नोमेनक्लेचर ही आप लोगों को समझाएंगे पूरा अच्छे तरीके से, यहां पर बस कॉन्सेप्ट बता देते हैं आप लोगों को। देखो क्या है कि आप लोगों को पहला काम क्या करना होगा, मान लो आपको ये दे दिया हम कि इसका नाम बताओ, C C C C, उसके बाद C, फिर ये इसको कंप्लीट कर लो हाइड्रोजन से, ठीक है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ 1 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ 3 और यहाँ। पहला बात ये है कि लंबा चेन जो होता है, लंबा लॉन्गेस्ट चेन, उसको पहले फाइंड आउट कर लो। तो लंबा चेन ये इधर 1 2 3 4, और नंबरिंग दोस्तों इस साइड से ही करना है, जैसे कि यहाँ पर देखो सब्स्टिट्यूएंट है,
एक सब्स्टिट्यूएंट होगी, नहीं बताओ, 2 नंबर में एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उसको कम नंबर मिलना चाहिए, इस हिसाब से आप लोगों को नंबरिंग करना होता है। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का ये देखो क्या है, ये एक्चुअली मिथाइल है, मीथेन से मिथाइल आ रहा है। कहां से आ रहा है ये चीज, देखो मीथेन से आप क्या कर दिए, एक हाइड्रोजन को माइनस कर दिए, तो क्या हो गया आपका CH3। तो एल्केन से दोस्तों ध्यान रखना इस बात को, एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है तो एल्काइल होता है, समझ में आया। तो इसलिए ये मिथाइल है। अब इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, देखो 2 नंबर में है तो 2 लिखेंगे, उसके बाद ये देखो नंबर के बाद आपका क्या होगा, एक डैश होगा, नंबर के बाद क्या होगा, एक डैश होगा, फिर कैपिटल में लिखेंगे मिथाइल, उसके बाद सारा सब जो है स्मॉल में लिखेंगे। तो मिथाइल क्या है ये, 1 2 3 4, 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये बात कंप्लीट होगी आप लोगों के सामने। 2 मिथाइल ब्यूटेन, देखो M कैपिटल है, बाकी B छोटा है, समझ में आया कि नहीं बताओ। चलो अब देखो और एक देते हैं यहां पर, मान के जो आपके पास है 1 2 3 4 5 कार्बन और यहां C है, और यहां आपके पास CH2 CH3 है। इसको कैसे करना है भाई, और ऐसा है, मान लो ऐसा ही है, उतना जटिल नहीं देगा आप लोगों को क्लास 10 में, बट तरीका सीख लो। देखो क्या होता है कि पहले तो नोमेनक्लेचर नेमिंग कर लो, इस साइड से करेंगे तो ये अभी हम लोगों के लिए सब्स्टिट्यूएंट है और इसका नाम है इथाइल, तो इसको ध्यान देना है आप लोगों को, 2 नंबर में प्रेजेंट रहेगा, 1 2 3 4 और 5। तो देखो 2 नंबर में क्या है, इथाइल प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 इथाइल, 2 देखो डैश दे दिए, इथाइल ई कैपिटल होगा, ETHY इथाइल। अब देखो 5 कार्बन है तो क्या होगा, पेंटेन। क्लियर हो गया। अब अगर सर ऐसा रहा तो क्या करेंगे, 1 2 3 1 2, यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी। अब देखो इस हिसाब से क्या करने वाले हैं कि पहले तो इसको बैलेंस से फुलफिल कर लो, राइट। अब देखो नेमिंग करो, नेमिंग करो इसका, ये जिधर से भी जाओ आप लोग, 2 में ही 2 चीज मिल रहा है तो इसको कैसे लिखे, 2 में ही 2 चीज मिल रहा है, इसको कैसे लिखे, देखो 2 है तो 2 कॉमा देना होगा, फिर 2 2,2 2 है मिथाइल, तो सिर्फ मिथाइल लिखेंगे या डाई मिथाइल लिखेंगे, 2 है मतलब 2 लिखना होगा, डाई लिखना होगा आप लोग, क्या लिखेंगे, डाई, और ये छोटा सा है डैश देना होता है, ठीक है। और डी जो है यहां कैपिटल होगा, डाई मिथाइल प्रोपेन। समझ में आया कि नहीं बताओ ये बात। ये तो आपका नॉर्मल है अल्केन के लिए। अब देखो जब अलग अलग फंक्शनल ग्रुप में बात करेंगे तो उसमें क्या चीज याद रखना होता है, ध्यान रखना होता है, उसको देख लो। जैसे देखो CH3OH, इसमें देखो क्या है, इसमें OH है, एक कार्बन है, पहले तो ये चीज ध्यान रखना कि कितना मेरे पास कितना कार्बन है। अब वो नंबर ऑफ कार्बन की सोचेंगे कि हाँ कौन सा वो हाइड्रोकार्बन में आ रहा है, 1 है तो मीथेन सोचेंगे, 2 है तो इथेन सोचेंगे, तो यहाँ पर 1 कार्बन है तो मीथेन सोचेंगे, मीथेन METHANE। अब OH रहेगा तो क्या लिखेंगे, OL। अब देखो E और O, E क्या है, E आपका वायल है, और दोनों वायल में अगर रहेगा ऐसा तो E नहीं लिखा जाएगा, आपके पास जो रहेगा यहां पर बचा वही चीज आंसर होगा, मिथानॉल। समझ में आया कि नहीं बताओ, नहीं समझ में आया तो फिर से एक देखते हैं। देखो आपके पास है CH3CH2OH इथानॉल है, तो इसको देखो 2 कार्बन है कि नहीं बताओ, यहां एक कार्बन है, यहां एक कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है तो आप इथेन लिखो, पहले इथेन लिखना है, उसके बाद OL लिखो, फिर ये E काट दो, E कट दो, उसके बाद जो बचा खुचा चीज है उसको लिख दो एक साथ जोड़ के, इथानॉल। बस आपके पास है HCHO। अब देखो क्या बताया आप लोगों को, कार्बन देखना है कि कितना कार्बन है मेरे पास, 1 है और 2 है, तो ऑब्वियसली 1 कार्बन है तो क्या लिखना है, मीथेन लिखना है।
क्या लिखना है? मीथेन। अब देखो CH रहता है तो क्या लिखते हैं वहां पर? Al लिखते हैं कि नहीं बताओ? Al लिखते हैं कि नहीं लिखते? ऑब्वियसली A लिखते हैं। तो A लिखते तो ये वाला ई नहीं लिखना है अभी हम लोग, और जो होगा वही आंसर होगा, मिथानॉल। समझ में आया? नेक्स्ट बात करते हैं CH3CH होगी, CH3CH होगी। अब देखो यहां पर दो कार्बन, एक कार्बन दो कार्बन, तो इथान इथान इथेन प्लस Al। अब ये ई नहीं लिखेंगे, ई नहीं लिखेंगे तो इथानॉल हो जाएगा ना, राइट? समझ में आ रहा है कि बताओ? कोई दिक्कत है? अब एसिड में आते हैं, चलो। जैसे कि HCOOH, इसमें देखो एक कार्बन है तो मीथेन, तो पहला लिखना ही है हम लोग को मीथेन प्लस, देखो COOH रहता है तो क्या लिखते हैं हम लोग? वही एसिड। COOH रहता है तो वही एसिड लिखते हैं, तो वही एसिड लिखो यहां पर। अब देखो ये नहीं लिखना है तो क्या हो जाएगा? मिथानोइक एसिड, मिथानोइक एसिड, ये छोटा था। सिमिलरली ये CH3COOH लिखेंगे तो इसमें दो कार्बन है तो ये आपका इथानोइक एसिड हो जाएगा। क्लियर? अब देखो कीटोन की बात करेंगे तो ये टर्मिनल नॉन टर्मिनल है, यानी कि बीच में रहेगा, ये बीच में रहेगा हमेशा, लेकिन ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, टर्मिनल, ये सारा जो जो भी दिख रहा है आप लोग का, ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल में रहेगा, बट ये नॉन टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल। ठीक है? तो इसमें क्या होता है? देखो तीन कार्बन है तो प्रोपेन प्लस ओन, इसको काटो और लिखो प्रोपानोन, बस। तो ओन में खत्म होगा ये, राइट? अब देखो इस हिसाब से अगर आएगा डबल बॉन्ड वाला सिस्टम तो क्या करेंगे? CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप यहां डबल बॉन्ड दो तीन, ये डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड भी होता है, तो ऑब्वियसली इसका भी ध्यान रखना है। तो ये होगा आपका प्रोपीन, एक नंबर में है तो क्या लिखेंगे? वन प्रोपीन, इन होगा ना, डबल बॉन्ड है इसी वजह से। फिर अगर ऐसा आता है मान लो कि CH3 C 1 2 3 CH3 1 2 3 4, दो नंबर में दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं तो क्या लिखेंगे? 2 ब्यूटाइन, दो नंबर में क्या है? डबल बॉन्ड है, 2 ब्यूटाइन, YNE होगा यहां पर। अब देखो हेलोजन की जो बात करेंगे, हेलोजन मान लो आपके पास है CH3Cl, तो इसका नाम क्या लिखेंगे ना? ये देखो क्या लिखेंगे, ये एक्चुअल में एक नंबर में Cl है तो 1 क्लोरो मीथेन, 1 क्लोरो मीथेन। अगर वहां पर Br रहेगा तो 1 ब्रोमोमीथेन, 1 ब्रोमोमीथेन, लाइक इथेन के साथ रहेगा तो 1 क्लोरो, लाइक ऐसा करके चलेगा चीजें। समझ में आया आप लोगों को? और नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा हाइड्रोकार्बन नोमेनक्लेचर के ऊपर ही वीडियो बनाएंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, ये पूरा कंप्लीट अगर इसी में रह जाए तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो पूरा पॉइंट कवर कर लिए तो दिक्कत नहीं हुआ। आई होप आप लोगों को सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं बताऊं? हाँ, सब कुछ सही है। अब देखो दोस्तों कुछ केमिकल रिएक्शंस के ऊपर बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? केमिकल रिएक्शंस के ऊपर बात करेंगे अभी हम लोग, केमिकल रिएक्शन। तो पहला बात करेंगे कंबशन से। कंबशन एक टाइप ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्या होता है कंबशन में कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन की बात करें अगर, यानी कि ऑक्सीजन ऐड होता है, एंड साथ में क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि हीट और लाइट इवॉल्व होगा।
ठीक है। जैसे CH4 की अगर बात करें तो वो ऑक्सीडेशन करेंगे, यहाँ पर हीट करेंगे तो बनेगा CO2 प्लस वाटर, और साथ में आपका हीट मिलेगा, लाइट मिलेगा। तो ये आपका साथ साथ में एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, एक क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में भी आता है ये, बैलेंस कर लो। ठीक है, बैलेंस हो गया देखो। तो ऐसा ही कंबशन रिएक्शंस है। अब देखो कंबशन रिएक्शंस के बाद दोस्तों अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब होता है ना तो सूटी डिपॉजिट नहीं होता उसमें। सेचुरेटेड जो बात आप लोगों को बताया अभी कहानी, कि जब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहता है ना, तो सेचुरेटेड में क्या होता है आप देख सकते हो कि विथ एक्सेस कंप्लीट वार्निंग होगा, एक्सेस ऑक्सीजन, यहां पर ब्लू फ्लेम मिलेगा, यानी कि कंप्लीट कंबशन होगा यहाँ पर कंप्लीट। अगर मान के चलो कि कंप्लीट कंबशन नहीं होता, कब नहीं होगा, जब आपके पास ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में नहीं रहेगा, एक्सेस में नहीं रहेगा, तब कंप्लीट नहीं रहेगा इनकम्प्लीट कंबशन। उस टाइम आप ब्लू नहीं रहेगा, आप येलो फ्लेम दिखोगे, ठीक है, वहां पर दिखा जाएगा। तो देखो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब होता है ना वहां पर सूटी बनेगा, सूटी, सूटी मतलब अनबर्न्ड कार्बन, यानी कि यहां पर इतना ज्यादा मात्रा में कार्बन का रहता है परसेंटेज की पूरा पूरी क्या होता है कि बंद नहीं होता, तो अनबर्न्ड कुछ कार्बन रह जाता है। समझ में आ रहे हैं, अनबर्न्ड कुछ कार्बन वहां पर रह जाता है, तो ये चीज ध्यान देना है, इसी वजह से सूटी फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बात करेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के ऊपर। दो इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप लोगों के एनसीईआरटी में है, बस उस चीज को ध्यान रखना है। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, जस्ट छोटा सा ध्यान रखना है यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। जो ऑक्सीडाइज करते हैं मतलब दूसरों में क्या करते हैं, ऑक्सीजन ऐड करने का भूमिका पालन करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और उस रिएक्शन ऑक्सीडेशन। तो दो चीज है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों है, दोनों बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उनमें से एक का नाम है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ध्यान से सुनो मेरे बात को, बहुत अच्छे तरीके से सुनो, कि दोनों में से एक का नाम है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। इसको हम लोग अल्कलाइन भी यूज करते हैं और एसिडिफाइड भी यूज करते हैं, दोनों के हिसाब से यूज किया जाता है, एसिडिफाइड भी करते हैं और अल्कलाइन भी करते हैं। उसके बाद और एक है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2CH2O7, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, अल्कलाइन एसिडिफाइड, ज्यादातर इसको यूज किया जाता है एसिडिफाइड। इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, नाम भी लिख देते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट दोनों बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या करते हैं, अगर अल्कोहल आपके पास है, अल्कोहल से क्या बना देगा, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे मान लो कि ये चीज एग्जाम में आता है आप लोगों का ज्यादातर, CH3CH2OH, इसको कन्वर्ट करो CH3COOH में, तो क्या देना होगा, उठा के दे दो यहां पर KMnO4 और H बस, और K2CH2O7 H। ध्यान देना है यहां पर कि अल्कलाइन KMnO4 जो होता है ना, डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4, इसको हम लोग बोलते हैं बेयर रिएजेंट, BAEYR, बेयर रिएजेंट। ठीक है, और ये अनसेचुरेशन को, अनसेचुरेशन जो रिएक्शन होता है ना उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ये चीज ध्यान देना है यहां पर। क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं बताओ।
ये आप अगर डाइल्यूट रहा तो एसिड बनेगा, ठीक है, एसिड पहले तो एल्डिहाइड बनेगा, उसके बाद अगर ज्यादा मात्रा में ऑक्सीडाइज कर दिए तो फाइनली क्या करोगे, एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर स्ट्रॉन्ग दे दिया दोनों, अगर मान लो कि स्ट्रॉन्ग रहा एग्जाम में तो ऑब्वियसली ये चीज लिखोगे, डाइल्यूट रहा तो आप इसी स्टेप में बंद कर दोगे चीजों को, राइट। डाइल्यूट रहा तो एल्डिहाइड में थम जाएंगे, और बहुत स्ट्रॉन्ग रहा तो अल्टीमेटली ये कहां पहुंच जाएंगे, एसिड में, अल्टीमेट ये चीज प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको। समझ में आया? देखो उसके बाद और एक टाइप का रिएक्शंस यहां पर देखेंगे, एडिशन। एडिशन रिएक्शंस में ध्यान ये देना है कि एडिशन होगा कुछ डबल बॉन्ड एल्किन सिस्टम में, ये एडिशन रिएक्शंस काफी देखा जाता है। एडिशन एडिशन रिएक्शन क्या करेंगे हम लोग, देखो जैसे कि हाइड्रोजनेशन ऐड कर सकते हैं, मतलब हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजनेशन। जैसे कि एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हाइड्रोजन और निकल कैटलिस्ट के साथ दिया जाता है ये, और ये बना लेते हैं हाइड्रोकार्बन CH3। अनसेचुरेटेड से अगर सेचुरेटेड बना है ना तो ये हाइड्रोजनेशन कर लेंगे। ब्रोमीन ऐड करेंगे तो क्या होगा, ब्रोमीन एडिशन, तो इसी में आप लोग ब्रोमीन दे सकते हो, यहां एक बियर आ जाएगा, यहां एक बियर आ जाएगा, राइट, ऐसे। अगर ये हाइड्रोजनेशन वाला कहानी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब हम लोग वेजिटेबल ऑयल से घी बनाते हैं, घी, वनस्पति घी, तब ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस को यूज किया जाता है। समझ में आया? ये देखो वेजिटेबल ऑयल जो होता है ना, ये आपका सेहत के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इसमें अनसेचुरेशन रहता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल पैदा नहीं करे। लेकिन ये जो एनिमल फैट होता है ना, एनिमल फैट, ध्यान देना है ये चीज को, जो एनिमल फैट होता है ना, ये बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। एनिमल फैट इसमें क्या होता है, सेचुरेटेड होता है, लेकिन ये जो वेज वेल है ये अनसेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड है, इसी वजह से ये सेहत के लिए अच्छा है, गुड फॉर हेल्थ। और इसीलिए जब एडवर्टाइज करते हैं ना वेजिटेबल ऑयल की, तो वहां पर लिखा जाता है कि हेल्थ के लिए वेजिटेबल ऑयल इज गुड फॉर हेल्थ, लाइक। और यहां पर देखो ये एनिमल फैट में अनसेचुरेटेड नहीं रहता, सेचुरेटेड रहता है, सेचुरेटेड कार्बन चेन, तो ये चीज बैड होता है कोलेस्ट्रॉल, जो कि जो वेसल्स वगैरह होता है उसमें कैपिलरीज ब्लॉक हो जाता है, हार्ट डिजीज का बहुत बड़ा कारण है, हार्ट स्ट्रोक होता है इसकी वजह से, ठीक है। समझ में आया? तो ये एडिशन रिएक्शंस का कहानी था। अभी तो दो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के ऊपर अभी चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड, एक इथानल है और एक आपका इथानल है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। इथानल क्या है, देखो इथानल, पहला तो बात ये करेंगे, इथानल इसका केमिकल फार्मूला C2H5OH, ये वाटर सोल्यूबल है, अल्कोहल के फैमिली में आता है, ठीक है। अब देखो ये क्या करेंगे ना, ये रिएक्टिव होता है, सोडियम के साथ रिएक्शंस करेंगे कैसे ना, CH3CH2OH प्लस Na, ये बनाएगा आपका CH3CH2ONA, सोडियम इथोक्साइड इसका नाम है, और हाइड्रोजन बेस। ये चीज ध्यान देना यहां पर, ठीक है। ये आपका बेस के साथ एल्काइल के साथ भी रिएक्शंस करेंगे, यहां पर भी सेम ही चीज बनेगा, और साथ में क्या बनेगा हमारा, पानी, वाटर नहीं बनेगा, हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा, यहां पर क्या बनेगा ना, जो आपका एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। तो उसको थोड़ा समझ लेते हैं, एस्टरिफिकेशन होता क्या है। एस्टरिफिकेशन, इसमें आपको दो चीज लेना है, एसिड लेना है और कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, और उसके साथ अल्कोहल लेना है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल।
कार्बोक्सिलिक एसिड इसको लेना है, उसके बाद अल्कोहल लेना है। अभी दोनों चीजों को लेने के बाद इसको क्या करना है, हॉट वाटर बाथ में इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एज अ कैटलिस्ट के हिसाब से आप लोग यूज कर सकते हो उसको। तो उसको डाला जाएगा यहाँ पर और हॉट वाटर बाथ में रखा जाएगा, हॉट वाटर बाथ प्रोटीन निकल आएगा उसमें से, तो वही चीज होगा एस्टर, राइट। अब देखो साथ में आपका क्या बनेगा, वाटर बनेगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड मान के चलो आपके पास है जो CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये चीज लिया। उसके बाद अल्कोहल ले लो, इथानॉल ले लो, इथानॉल OH CH2 CH, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड H2O और हीट, तो जो पानी यहाँ से हटाना है, वाटर हटाने के बाद ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लो थोड़ा कि इस H पार्ट से OH लेना है और वहां से अल्कोहल पार्ट से जो है H को हटा दो, वाटर हटा दो। यहाँ से वाटर हटाने से दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 बनेगा। तो ये जो बना है यहाँ पर, ये चीज एस्टर एक्शन, ये इसका नाम है इथाइल एसिडेट, इथाइल एसिडेट। क्लियर हो गया। क्या करना है, देखो एक पोटेशियम लेना है, उसके बाद अल्कोहल लेना है, अल्कोहल ले लो इसमें, फिर एसिड लेना है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद क्या करना है इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालो एंड देन हॉट वाटर बाद में इसको थोड़ा बहुत गर्म करो, देन रिएक्शंस होगा एंड कुछ ही समय के बाद आपको मिल जाएगा। समझ में आएगा। तो ये चीज है। अब तो यहाँ जो अल्कोहल की बात की हम लोग, तो थोड़ा करेक्शन कर लेना, वहां पर CH3CH2 होगा, CH3CH3 लिख दिया था, CH3CH2OH जो है दोस्तों, यहाँ पर इसको अगर हीट करेंगे हम लोग तो यहाँ से पानी हट जाता है, राइट। अगर H2SO4 के प्रेजेंस में अगर आप इसको रखोगे, यानी कि H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 अगर यहाँ डाला जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से पानी हट जाएगा। 170 डिग्री के आसपास हीट करना होता है, तो क्या होता है यहाँ इथिलीन बनेगा। ये चीज समझ में आया आपको, इथिलीन बनेगा और H2O निकल जाएगी, यानी कि H2O हाइड्रोस्कोपिक के हिसाब से। और इसी में हम लोग सोडियम एक्टिव मेटल देंगे, इसको डिस्प्ले कर देगा और इसको मिल जाएगा आपको सोडियम इथोक्साइड। इसका नाम बता देते हैं यहाँ पर, सोडियम इथोक्साइड। क्लियर हो गया। अब तो नेक्स्ट पार्ट में आते हैं हम लोग, सोप के ऊपर काम करेंगे। सोप एक्चुअल में सैपोनिफिकेशन, अच्छा हाँ, और एक चीज है यहाँ पर, जो एस्टर है ना, उस एस्टर का आप रिवर्स करोगे तो, यानी कि एस्टर का अगर हाइड्रोलिसिस किया जाएगा तो फिर से क्या मिल जाएगा हम लोग को, अल्कोहल एंड एसिड। एसिड के एक्चुअल में सॉल्ट मिलेगा। तो ये वाला रिएक्शन सोप बनाने में यूज करते हैं। जब सोप बनता है ना, तो उस प्रोसेस में ये रिएक्शन होता है एक्चुअल में कि एस्टर का हाइड्रोलिसिस किया जाता है और उसमें आपका कार्बोक्सिलेट आयन, एसिड का कार्बोक्सिलेट जो एसिड है उसका सॉल्ट एंड अल्कोहल, तो जो है, क्योंकि एल्कली मीडियम में एसिड एसिड तो नहीं रहेगा, सॉल्ट के हिसाब से रहेगा, तो वही बात है। तो ये है आपका सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। लंबा हो रहा है वीडियो, बट कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पूरा और थोड़ा बहुत बताएंगे, बस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरा अभी ध्यान होना नहीं है, ठीक है, अभी ध्यान धैर्य बनाए रखो। तो सैपोनिफिकेशन मतलब ये रिवर्स ऑफ एस्टरिफिकेशन, रिवर्स ऑफ एस्टरिफिकेशन। ये चीज समझ में है आप लोगों को कि ये जो है ना, ये रिवर्स होता है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का ये रिवर्स होगा, तो ऑब्वियसली रिवर्स रिएक्शंस होगा। और ये जो सैपोनिफिकेशन, ये आपका एल्कली के प्रेजेंस में करेंगे हम, एल्कली NaOH सॉल्यूशन लेंगे, तो KOH भी ले सकते हो, ठीक। तो क्या था, एस्टर था, कोई भी एक एस्टर ले लो, यहाँ C3 डबल बॉन्ड O C2H5। तो क्या होगा, क्या देखो एल्कली देंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये टूटेंगे, ये ब्रेक करेंगे यहाँ पर, और इस पार्ट से आपका अल्कोहल मिल जाएगा, इस पार्ट से जो है अल्कोहल मिलेगा, इस पार्ट से आपका क्या मिल जाएगा, अल्कोहल। और ये जो आप पार्ट मिल रहा है यहाँ पर, इस वाला पार्ट से आपका एसिड का सॉल्ट मिलेगा, यानी कि C डबल माइनस Na प्लस मिलेगा। देखो एसिड के हिसाब से नहीं रहेगा, क्योंकि एसिड और बेस आप देख पाओगे कि सॉल्ट बनाता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर
सॉल्ट के हिसाब से रहेगा, C3COO- के फॉर्म में रहेगा, समझ में? तो ये आपका सपोलिनेशन रिएक्शन और ये सोप बनाने में यूज होता है, सोप मेकिंग, ठीक। एक्चुअली सोप होता है ये दोस्तों, वो उसी चीज के ऊपर बात करेंगे। लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड है, लाइक उसमें जो स्टेरिक, पामिटिक, ओलिक एसिड ये सब मिलके ये चीज बनता है। और डिटर्जेंट भी है। एक्चुअली सोप मॉलिक्यूल का अगर बात करें हम लोग तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, और उसका जो क्लीनिंग एक्शन है वो भी बताएंगे आप लोगों को। बस वही लास्ट टॉपिक है, बस वहां तक अब अपना ये बनाए रखो, ठीक है। तो सोप मॉलिक्यूल क्या होता है एक्चुअल में? सोप मॉलिक्यूल ऐसा करके हम लोग लिखते हैं। सोप मॉलिक्यूल के पास दो पार्ट होता है, एक तो होता है इधर वाला और एक होता है हेड वाला पार्ट और एक उधर टेल वाला। ये बात समझ में आप लोग? ये लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड होता है, लंबा चेन ऑफ फैटी एसिड। ये हेड वाला टेल वाला पार्ट, हेड वाला पार्ट आपको पोलर पार्ट मिल जाएगा, यानी ये आपको वाटर के साथ जो है इंटरेक्ट करेंगे, ये वाटर अट्रैक्ट करेंगे। और इस वाला पार्ट को हम लोग उसको क्या बोलते हैं? वाटर लविंग, यानी कि हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो मतलब पानी होता है ना, फिलिक मतलब एसिडिटी रहता है, तो हाइड्रोफिलिक वाटर के साथ वो फिलिक इससे चीज दिखाएंगे, मतलब वाटर के साथ वो डिस्कस करेंगे। और ये टेल वाला पार्ट जो है ये पूरा हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन से बना होता है। पता है आप लोग हाइड्रोकार्बन जो है वो नॉन पोलर पार्ट होता है, ऑब्वियसली ये नॉन पोलर पार्ट है, ये इसका नॉन पोलर पार्ट हो जाएगा, समझ में आया? अब देखो ये नॉन पोलर पार्ट है तो तेल वाला पार्ट आ रहा है, ये वाटर को रिपेल करेंगे, वाटर को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे सर, वाटर को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो वाटर को अगर रिपेल करेंगे तो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे ना? हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो इस चीज को क्या बोला जाएगा? हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, ओके। तो ये सोप मॉलिक्यूल का जनरल स्ट्रक्चर बता दिया आपको। अब देखो यहाँ पर क्या चीज रहता है, लाइक C+- यही चीज अगर डिटर्जेंट होता ना, तो डिटर्जेंट में आपका जो ये पोलर वाला पार्ट मिल जाएगा, यहाँ पर आपको सल्फोनेट आयंस मिल जाएगा, या तो अमोनियम सॉल्ट मिल जाता है, इस हिसाब से। तो ये पूरा नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, और इन लोगों का क्लीनिंग जो एक्शन होता है, क्लीनिंग एक्शन वो ज्यादा बेहतर होता है। ये डिटर्जेंट है, तो डिटर्जेंट मॉलिक्यूल, ओके, सब सही चल रहा है आई थिंक। हाँ, तो ये डिटर्जेंट है, तो डिटर्जेंट ज्यादा बायोडिग्रेडेबल होगा, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल बट जो बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, क्लियर हो गया? रहता है जो आयनिक पार्ट होता है, लाइक यहाँ पर C+- इसका आंसर है कार्बोक्सिलेट आयन। अब देखो जब हम लोग उसको सॉल्यूशन बनाते हैं ना, तो क्या होता है आपका जो इस आप लोगों को तो ये एक्चुअली में देखो बताएं कि हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दो पार्ट होते हैं। तो हाइड्रो जो फिलिक पार्ट होता है वो पानी के साथ रिएक्ट करेंगे, तो इस सिस्टम में पानी के साथ ये ऐसे आके इंटरेक्ट करते हैं कि ऐसा क्या होता है कि जैसे कि एक पर्टिकुलर परसेंटेज के बाद ये लोग ये सब ये सारे जो है यहाँ मॉलिक्यूल गैदरिंग करेंगे, और गैदरिंग करने के बाद क्या होगा कि इस हिसाब से आपको ये मिल जाएगा कि ये ठीक, और ये इसका पोलर पार्ट है, यानी माइनस आना है यहाँ पर C+- वाला, ठीक है, ये माइनस वाला पार्ट है, और साथ में इसका पोलर पार्ट जो है, और ऐसे बहुत सारा सोप मॉलिक्यूल क्या है कि सोप मॉलिक्यूल ऐसे कनेक्टेड है और एक स्फीयर बना है। और ये जो स्फीयर बना दोस्तों, इस स्फीयर को हम लोग क्या बोले? माइसल बोले, और ध्यान से सुनना इस चीज को, माइसल है। और जो एक्शन है उसका इसी हिसाब से एक्सप्लेन किया जाता है कि बीच यहाँ पर बीच वेल और धीरे धीरे तो धीरे धीरे
ठीक है? ये जो मान लो ये ग्रीस है और धीरे-धीरे इसको थोड़ा-थोड़ा ऐड करते हैं और अंदर को बफ़र कर देंगे। मतलब कपड़े से अलग कर देंगे पूरा, ठीक है? कपड़ा जो है क्लीन हो जाए। राइट, समझ में आया ये चीज बायोडिग्रेडेबल होता है। और ये मार्शल वाला कहानी क्या होगा, ये पूरा जो है ना आपका वो बेसिकली हो रहा है आपका, ये सोप मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, गदर कर रहे हैं, उसके बाद ये एक स्पेरिकल टाइप का चीज बना रहा है जिसको माइसल बोलते हैं, और उस हिसाब से वो लोग सोप एक्शन होता है। अब देखो जब सोप याद आया कि दो टाइप का वाटर होता है, लाइक हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, तो बता देते हैं थोड़ा देखो। जहां पर मान लो कि फोम ज्यादा फॉर्म हो रहा है, जहां फोम यानी कि लेदर बनेगा सोप वाटर डालने, सोप डालने में उसमें, तो उसको हम लोग बोलेंगे सॉफ्ट वाटर। जहां क्या होगा, लेदर बनेगा, फोम बनेगा, यहाँ ले जहां आपका लेदर बनेगा, लेदर तो फोम, फोम बनेगा अच्छे से आपका सोप ऐड करने से, तो यहाँ पर क्या होगा, और अगर फोम नहीं बनता तो वो हो जाएगा आपका हार्ड वाटर। अब तो हार्ड वाटर जो है ना उसमें आपका इस हिसाब से आयंस मिल जाएंगे, Ca2+, Mg2+, सल्फेट आयन, इस हिसाब से ये सारा आयंस मिलता है। ये हार्डनेस ऑफ वाटर के कारण, हार्डनेस ऑफ वाटर जो होता है उसके कारण ये होता है। दो टाइप का हार्डनेस होता है आपका, एक ये जो है वो मतलब इस टाइप का आयन है, तो वो हार्ड इजीली आप हटा नहीं सकते, स्पेशल टेक्निक आप लोग को यूज करना होगा। तो हार्डनेस के कारण जो है फोम नहीं बनता और सोप का एक्शन घट जाता है, बहुत ज्यादा सोप यूज करना पड़ता है फिर डर्टी को हटाने के लिए। एंड दैट्स वाई उसको क्या करना पड़ता है, लोगों को डिटर्जेंट यूज करते हैं हम लोग, और डिटर्जेंट का क्लीनिंग एक्शन जो है वो ज्यादा है सोप के हिसाब से। समझ में आया कि नहीं? सोप के हिसाब से वो क्लीनिंग एक्शन डिटर्जेंट का ज्यादा है, बट एक ही दिक्कत है, डिटर्जेंट का जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है और सोप बायोडिग्रेडेबल होता है, तो इसलिए हानिकारक उतना नहीं है। क्लियर हुआ सारा चीज? तो पूरा लगभग खत्म हो गया आप लोगों का, कुछ भी नहीं छोड़े यहाँ पर। तो उम्मीद करते हैं आप लोग पूरा नोट्स बनाए हैं इस चैप्टर का, और ऐसे ही और भी वीडियो बहुत सारा लेके आएंगे, क्वेश्चन सवाल जो भी कितना कुछ भी है आप लोग हेल्प कर सके किया जाएगा दोस्तों। और आप लोग भी इस चैनल को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो एंड सब्सक्राइब करने के लिए बोलो उन लोगों को। ठीक है, तो चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो दोस्तों, बहुत लंबा 2 घंटे के आसपास है, एंड मतलब 2 घंटा तो हो ही गया है। तो इसको बहुत धैर्य था आप लोगों के बीच, और इसी धैर्य को है बरकरार रखना है थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द एक नया टॉपिक के साथ, एंड तब तक के लिए अलविदा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं बहुत जल्द। ओके बाय, टेक केयर।